हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा सीए फाइनल एवं बिजनेस वैल्यूएशन। अपन बिजनेस वैल्यूएशन के जितने भी क्वेश्चंस जो आपको स्टडी मटेरियल, केवल और केवल जो स्टडी मटेरियल में आईसीए के जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पर कराऊंगा। सारे क्वेश्चन सीरीज वाइज आएंगे, एक दो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हो सकता है। देखो गाइस, जो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दे रखा है वो दे रखा है कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास 1.5 करोड़ शेयर्स है। तो आपने लिख दिया कि आपके पास जो शेयर्स है वो 1.5 करोड़ शेयर्स है, और एक शेयर की जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस दे रखी है वो आपको 400 पर शेयर दे रखी है। इसके बाद में गाइस जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है वो आपको दे रखी है 12%। इसके बाद में गाइस देखो अपने को दे रखा है कि एक्सपेक्टेड केस अप्रूवल फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। जो नेक्स्ट 3 इयर्स है उसके आपके कैश फ्लो दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो दे रखा है आपको, इसके बाद में आपको सेकेंड ईयर दे रखा है, इसके बाद में आपको थर्ड ईयर दे रखा है। आपको 300 यहां दे रखे हैं और 400 यहां दे रखे हैं। ये वैल्यूज जो है वो आपकी करोड़ में है। और आपको पूछा है रेंज ऑफ वैल्यूएशन दैट हैज टू कंसीडर, और आपको पीवी फैक्टर दे रखा है। आपको जो पीवी फैक्टर दे रखा है गाइस, इन जो 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसका फर्स्ट ईयर का जो पीवी फैक्टर दे रखा है वो दे रखा है 0.893, सेकेंड ईयर का आपको दे रखा है 0.797, और थर्ड ईयर का आपको जो पीवी फैक्टर दे रखा है 712। अब देखो गाइस, आपको वैल्यूएशन करना है कि इसकी शेयर की वैल्यूएशन क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वैल्यूएशन, और साथ में पूछा है रेंज। रेंज का आपने फॉर्मूला देखा होगा कि हाईएस्ट पॉइंट और एक लोवेस्ट पॉइंट, कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है। तो अपने को दो क्राइटेरिया दे रखे हैं गाइज। इसके बाद में देखो गाइज, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आपको सॉल्यूशन है वो देखते हैं क्या होता है। अब देखो आपको वैल्यूएशन पूछा है कि इस फर्म की जो एबीसी लिमिटेड है, इस एबीसी लिमिटेड की हाईएस्ट वैल्यूएशन ऑफ रेंज क्या है। तो देखो गाइज, अपने पास जो शेयर थे वो कितने थे, 1.5 करोड़, और एक शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 400 पर शेयर है। तो अगर मैं 400 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये जो है वो अपने को मार्केट बेस पर दे रखा है। तो वैल्यूएशन आपको निकालना है, वैल्यूएशन एज पर मार्केट। मार्केट के हिसाब से जो वैल्यूएशन है वो कितना होगा गाइज, 600 करोड़ है, वो आपके बिजनेस का वैल्यूएशन हो जाएगा। और आपके एक शेयर की प्राइस कितनी थी, 400 पर शेयर। ये तो है आपका टोटल वैल्यूएशन, और ये है पर शेयर आपकी वैल्यू कितनी है। इज दैट क्लियर गाइज। अब आपको जो एक्सपेक्टेड केस अप्रूवल दे रखे हैं, आपको दे रखा है कि 3 इयर्स में इतने कैश फ्लो आएंगे, और पीवी फैक्टर आपको ये दे रखा है। अगर इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं, अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊं, जो 250 है इसको फर्स्ट ईयर से, 300 को सेकेंड ईयर के पीवी फैक्टर से, 400 को 0.712 से, तो ये जो टोटल आएगा, ये गाइज टोटल आएगा 747.15 करोड़। मतलब आपके बिजनेस का वैल्यूएशन एज पर मार्केट के हिसाब से तो है 600 करोड़, और एज पर आप पीवी फैक्टर, जो पीवी फैक्टर है मतलब डिस्काउंटेड रेट, आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस 12% रेट से इनको डिस्काउंट किया, और डिस्काउंट निकाल कर जो आपके पास वैल्यू आ रही है 4747.15 करोड़। और यहाँ पर जो पर शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है, तो पर शेयर आपको वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन आपको देखो नंबर ऑफ शेयर्स है वो दे रखे हैं। जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं तो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। पर शेयर वैल्यू निकालने के लिए देखो गाइज, अगर इसमें मैं डिवाइड करूं, इसमें मैं अगर 1.5 करोड़ आपके पास जो शेयर्स हैं उनसे डिवाइड कर दूं, तो मेरे एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी, और मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज, 498.10 पर शेयर। तो आपको क्वेश्चन में वैल्यूएशन पूछा था और वैल्यूएशन की रेंज पूछी थी। तो एबीसी लिमिटेड का वैल्यूएशन मार्केट के हिसाब से 600 करोड़ रुपए, पर शेयर वैल्यू है 400, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो पीई फैक्टर है उनसे मल्टीप्लाई करवाने पर आपके बिजनेस का वैल्यूएशन आ रहा है 747.15 करोड़, और पर शेयर जो वैल्यू आई है 498.10 पर शेयर। ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, यही आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड करना था। इज क्लियर गाइज। इसके बाद में अपन देखो गाइज सेकंड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपके स्टडी में का है और एकदम इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो मैं आगे पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड देखेंगे। देखो एक ईगल लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने जो अपना प्रॉफिट बताया है, उसने जो अपना प्रॉफिट बताया है वो बताया है 77 लाख रुपीस। साथ साथ में डाटा लिख रहा हूँ, क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ। और ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है आफ्टर टैक्स। फाइनेंशियल ईयर 2011-12, 11 एंड 12 का ये प्रॉफिट आपको दे रखा है। और कहा गया गाइस कि इस प्रॉफिट में जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एक इनकम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, वो आपको कितनी दे रखी है गाइस? वो इनकम आपको दे रखी है 8 लाख रुपीस। ये 8 लाख रुपीस मैंने लिख दिए। और आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस भी दे रखा है। लॉस आपको कितना दे रखा है गाइस? लॉस जो है वो आपको दे रखा है 10 लाख रुपीस का। 10 लाख रुपीस का आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस दिया हुआ है। और कुछ आपको रिजल्ट और दे रखे हैं कि इसके अलावा हमने एक प्रोडक्ट और लॉन्च किया है, उस प्रोडक्ट की आपको रेवेन्यू दे रखी है। उस प्रोडक्ट के बारे में जो एडिशनल प्रोडक्ट है ना, आपको एडिशनल प्रोडक्ट दे रखा है और कहा गया है कि उस प्रोडक्ट से हमारी जो इनकम है वो हम आपको बताते हैं। तो गाइस जो आपको सेल्स दी हुई है, सेल्स आपको दी हुई है 70 लाख रुपीस की। ये सारे के सारे फिगर्स है वो लाख्स में है। और आपको मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दी हुई है, सारी की सारी आप माइनस कर दो। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, मटेरियल कॉस्ट दे रखी है और आपको एक लेबर कॉस्ट दे रखी है। मटेरियल कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 20 रुपीज और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 10 लाख रुपीज और लेबर कॉस्ट आपको दे रखी है 12 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर गाइस? तो एडिशनल प्रोडक्ट है, उससे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 70 में से आप 30 और 10, 12 आप माइनस करोगे 42, तो आपका जो एडिशनल प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू है वो आ जाएगा 28 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर गाइस? और क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है, क्वेश्चन में जो अपने को ए पॉइंट पूछा है वो पूछा है वैल्यू ऑफ बिजनेस, वो कितनी है? वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस पूछा है। और सेकंड आपको अलग दे रखा है। और आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो दे रखा है, जो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है वो आपको दे रखा है 14%। अब गाइस अपन जो ए पॉइंट है सबसे पहले उसको करने वाले हैं। ए पॉइंट में क्या दे रखा है आपको? वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है। तो देखो गाइस वैल्यू ऑफ बिजनेस जब आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है तो वैल्यूएशन, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी दे रखा है। देखो गाइस वैल्यू ऑफ बिजनेस में आपको निकालना है कि मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी। तो देखो गाइस आपको दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है लेकिन मेरे को तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? बिजनेस के वैल्यू निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपको देखो टैक्स की रेट दे रखी है क्वेश्चन में, नीचे टैक्स की रेट है वो दे रखी है आपको 30%। अगर मेरे को बिफोर टैक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा गाइज, 1 माइनस टैक्स रेट, इसमें डिवाइड करूंगा। टैक्स की रेट कितनी है मेरी? 0.30, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.70। तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया गाइज? आपका जो प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 0.7, तो 1110। सारी फिगर लाख्स में है, 1110 है वो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपने 12th में ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है वो हमेशा क्या होती है? इनकम में से लेस। तो ये 8 लाख आपको यहाँ पर माइनस करने हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, इनकम को लेस ऐड करने का फॉर्मूला क्या है कि जो लॉस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग लॉस नहीं था, अदरवाइज तो मैं ये लेस करता, लेकिन इसको मेरे को क्या करना है? वापस से ऐड बैक करना है। तो ये कितना आ जाएगा गाइज? 112 लाख। ये है वो आपके प्रोडक्ट की क्या आ गई सर? जो प्रॉफिट है वो अपना नॉर्मल प्रॉफिट ये आ चुका। इज दैट क्लियर गाइस? अब अपने पास एक प्रॉफिट और एडिशनल अपने ने सेल्स की और वहां से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो कितना हुआ? 28 लाख। तो वो 28 लाख मैंने और लिख दिया। तो मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट आया वो आ गया 140 लाख। इज दैट क्लियर गाइस? 140 लाख का है वो मेरे पास क्लियर अब आ गया। अब मेरे पास टैक्स की रेट देखो कितनी है? टैक्स की रेट मेरे को दे रखी है 30%। तो ये जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
ये मेरे को दे रखा है क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से अगर मैं लेस करूंगा टैक्स एट द रेट 30%, तो 42 मेरा टैक्स लग जाएगा। तो जो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा वो मेरा कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 98 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर गाइस? 98 लाख रुपीज है वो आपका प्रॉफिट रह जाएगा। और आपको वैल्यू करना है बिजनेस का, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है उसमें आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस आ जाएगा। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है 98 लाख रुपीज, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 14%। तो 0.14 जब आप डिवाइड करोगे इसमें तो आपका जो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस आएगा वो आएगा 700 लाख रुपीज और 7 करोड़। ये गाइस आपका फाइनल है वो सॉल्यूशन है इसका, जो पॉइंट ए नंबर दे रखा था। अपन क्वेश्चन को वापस रिवाइज करते हैं। प्रॉफिट आपको बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दिया हुआ था 77 लाख, मैंने इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट किया तो मेरा प्रॉफिट आ गया 1110। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम दे रखी थी, हमेशा 12 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये लेस होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस दे रखा था, मैंने ऐड कर दिया 112। मेरे पास कुछ एडिशनल रेवेन्यू थी, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था 28 लाख रुपीज। तो टोटल जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 140 लाख था। अब मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए तो मैंने टैक्स है वो माइनस कर दिया, 98 लाख रुपीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा है। इसके बाद में वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा तो 700 लाख रुपीज है और 7 करोड़, 700 लाख और 7 करोड़, ये आपका फाइनल वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस है। इसके बाद गाइज इसमें आपको बी पॉइंट और पूछा है। बी पॉइंट देखो गाइज, बी पॉइंट भी आपको एकदम इजी पूछा है। देखो गाइज आपको बी पॉइंट है वो क्या पूछा है, आपको बोला है कि मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर आपको निकालना है, और जो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर है, 13% की रेट है, एक शेयर है वो 100 रुपीज का, और 50 लाख आपके पास इक्विटी शेयर है, एक शेयर है 10 रुपए का, और आपको जो पी रेशियो दे रखा है वो 10 टाइम्स दे रखा है। आपको देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन में पूछा है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो गाइस अपन ने जो प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना था, अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा था वो बचा था 98 लाख रुपीस। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको पता है सबसे पहले गाइस डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपन डिविडेंड देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स अपने पास है कितने, 1 लाख शेयर्स है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज है, डिविडेंड की अपने पास रेट कितनी है 13% है। इसका मतलब गाइस 13 लाख है वो अपन ने प्रेफरेंस शेयर्स को क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया। अब डिविडेंड देने के बाद जो अर्निंग्स रहती है वो अर्निंग्स रहती है अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इज दैट क्लियर गाइस? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो अर्निंग्स है वो कितनी बचेगी, 85 लाख, 85 लाख रुपीस की आपकी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। अब देखो भाई अपने को मार्केट प्राइस पर शेयर पूछा है, और अपने को क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है पी रेशियो। आपके पास जो पी रेशियो दे रखा है वो आपको दे रखा है प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है 10 टाइम्स। इन दो डाटा से अपन निकाल सकते हैं। देखो गाइस अपने पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपने पास है 50 लाख। अगर मैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो मेरे एक शेयर की प्राइस आ जाएगी। अर्निंग पर शेयर आपके पास कितना आ गया गाइज, अर्निंग पर शेयर इसमें जब आप डिवाइड दोगे 50 लाख रुपीज का तो आपके पास जो अर्निंग पर शेयर आएगा वो 1.70 पर शेयर आ जाएगा। 1.70 पर शेयर है, और आपके पास डाटा क्या दे रखा है, आपको पी रेशियो दे रखा है गाइज, पी रेशियो आपको दे रखा है 17 टाइम्स, नहीं 10 टाइम्स, 17 टाइम्स 10 टाइम्स आपको पी रेशियो दे रखा है। तो जब मैं ईपीएस को गुणा करूंगा पीई रेशियो से, ईपीएस को जब मैं गुणा करूंगा तो मेरी मार्केट प्राइस आ जाएगी गाइज 17 रुपीज पर शेयर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको एकदम बिल्कुल क्लियर है। देखो अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, मैंने सबसे पहले डिविडेंड दिया, अर्निंग्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50 लाख से, और आपका ईपीएस आ जाएगा डिवाइड करने पर 1.70, और आपको पी रेशियो दे रखा है 10 टाइम्स, तो मेरी मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगी गाइस 17 पर शेयर। थैंक यू गाइस। आगे अपन क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं, तो थर्ड फोर्थ के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हेलो गाइस, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आपके आईसी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर जो 8 है, जो अभी मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन करवाया था, उसी थर्ड क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना गाइज। आपको WXY लिमिटेड की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको कहा गया है कि ग्रोथ रेट रहेगी 20% फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, और उसके बाद में जो ग्रोथ की रेट है वो हो जाएगी 8% पर एनम। आपको रेवेन्यू दिया हुआ है, COGS, ऑपरेटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन दे रखा है। कहा गया है कि रेवेन्यू इन EBITDA जो है ग्रो होगा 20% पर एनम, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 15% पर एनम। फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा, नॉर्मल ग्रोथ EBIT 8% होगा, इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफसेट कर दिए जाएंगे डेप्रिसिएशन, और नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई और नॉर्मल ग्रोथ दोनों में 25% रहेगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट दे रखी है आपको 30%, और आपको जो पीवी फैक्टर दे रखा है, आपको पीवी फैक्टर भी दे रखा है 4 डिजिट में। तो देखो गाइज, 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर है। आपको देखो फ्री कैश फ्लो निकालना है। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी है कि कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो, आपको सारे ईयर्स की सेल्स दी हुई है, तो अपने को एक साल का डाटा दिया हुआ है, उसके बाद में अपन ग्रोथ रेट से कर लेंगे। देखो गाइज, एक सिंपल आपको स्टेटमेंट इसमें प्रिपेयर करना है। देखो ये हो जाएगा ईयर 1, उसके बाद में आपको प्रिपेयर करना है ईयर 2, ईयर 3, और ये अपना लास्ट ईयर। लास्ट ईयर को टर्मिनल ईयर भी बोलते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले जो अपना रेवेन्यू दे रखा है, वो रेवेन्यू दे रखा था 7,500, लेकिन आपको कहा गया कि ये रेवेन्यू है वो 20% ग्रोथ होगी 3 इयर्स के लिए। 20% ग्रोथ का मतलब है कि आपको इसमें 20% ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 9,000। इसमें आप 20% ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10,800। इसमें आप फिर से ऐड करोगे 20%, तो आपके पास आ जाएगा 12,960। अब इसके बाद में ये बोल रहा है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो 8% पर एनम होगी। 8% पर एनम होगी तो आपके पास ये आ जाएगा 13,996.80। यहां तक कोई दिक्कत नो गाइस। इसके बाद में आपको जो सीओजीएस दे रखी है, आपको जो सीओजीएस दे रखी है वो दे रखी है 3,000 रुपए। 3,000, इसमें आपको 20% ऐड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,600 रुपए। 3,600 के बाद में इसमें आप 20% एड करोगे 4,320, इसमें 20% ऐड करोगे 5,184, और फिर 8% आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5,598.72। इज दैट क्लियर गाइस? इसके बाद में जो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने पास है, तो देखो गाइस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो आपके पास है 2,250, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 750, डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन के कॉलम में देखो लिखा हुआ है कि इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो 2,250 है, उसमें अपना क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। 2,250 में से आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है इसमें से, और डेप्रिसिएशन इसमें से लेस करोगे, ये जितना भी आएगा उसमें आपको ऐड करना है 20%, तो ये फिगर आपके पास आ जाएगा गाइज 1980। उसमें 20% आप वापस ऐड करोगे 2376, उसमें आप 20% और ऐड करोगे, उसमें फिर से आप 8% ऐड करोगे, तो ये आ जाएगा 3,079.30। इज दैट क्लियर गाइस? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको लिखना है गाइस डेप्रीशिएशन।
आप जब डिप्रिशिएशन लिखोगे तो डिप्रिशिएशन आपका है कितना, 600 रुपए, और 600 रुपए डिप्रिशिएशन हर साल 20% बढ़ेगा, तो इधर आ जाएगा 720 रुपए। 720 आपने डिप्रिशिएशन लिख दिया, फिर से आप 20% बढ़ाओगे 864, फिर से आप 20% बढ़ाओगे 1036.80, और उसके बाद में क्वेश्चन में देखो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डिप्रिशिएशन कितने रेट से बढ़ेगा। डिप्रिशिएशन fourth year onward, EBIT will grow 8%, incremental capital expenditure will be offset by depreciation। तो देखो गाइस, depreciation अगर आप निकालोगे, आपके पास जो यहाँ का है वो कितना है, 1036.80, प्लस करना है आपको इसमें 8%, लास्ट में तो 8% ही होगा, 119.74, ये आपके पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? इसके बाद में देखो गाइज, मैंने ये तीनों की तीनों मेरे को क्या करने हैं, इसमें से लेस, तो मेरा जो ईबीआईटी आएगा, या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो ऑपरेटिंग इनकम है, इस 9000 में से ये तीनों फिगर आपको लेस करने हैं। तीनों फिगर जैसे ही आप लेस करोगे, आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा यहाँ पर 2700। फिर आप यहाँ से माइनस भी कर सकते हो, लेकिन इसको 20% ऐड करके भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ आ जाएगा 3240, यहाँ आ जाएगा 3888। अब आप इसमें 8% ऐड करोगे या इसमें से ये माइनस करोगे, तो आपके पास एक ही फिगर आएगा 4199.04। इज दैट गाइस? ईबीआईटी है। अब इसमें से आप सबको सबसे पहले क्या माइनस करना है, टैक्स। टैक्स आपकी रेट कितनी दे रखी है, 30%। टैक्स आप माइनस कर दो इसमें से 810 रुपए, यहाँ पर आप माइनस करोगे 972 रुपए, क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना, इसका 30% आप निकाल लेना सीधा 0.40, और उसके बाद में आ जाएगा 1259.71। इज दैट क्लियर गाइस? मैंने टैक्स ये भी माइनस कर दिया। इसके बाद में मेरी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स होगी, मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकता हूं, मैं इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकता हूं। इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास 1890 बचेगा, 2268 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, 2721.602939.33। इज दैट क्लियर गाइज? अब देखो, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास आ गया है। अर्निंग आफ्टर टैक्स आने के बाद में देखो आपको क्या करना है। जैसे ही पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स, एडिशन टू करंट एसेट्स आपने माइनस किया था, तो यहाँ पर देखो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और आपको कहा गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें से आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है, लेस करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको कितना दिया हुआ था, 750 रुपए। डेप्रिसिएशन आपके पास कितना था, 600 रुपए। ये कितना आ जाएगा, 150। अब आपको इसमें ग्रोथ रेट कितनी दे रखी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन 150, प्लस आपको इसमें ऐड करना है 15%। भाई आपको दे रखा है ना क्वेश्चन में कि आपको 15% इसमें ग्रोथ ऐड करनी है, तो 15% आप जब ऐड करोगे तो 172.50, इसमें आप 15% ऐड करोगे 198.38, ये आप माइनस कर देना। इसमें 15% ऐड करोगे 228.13। और फोर्थ ईयर में देखो, फोर्थ ईयर में आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में। फोर्थ ईयर में देखो आपको क्या डाटा दे रखा है, जो थर्ड लाइन है नीचे से, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन इन द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में है, तो फोर्थ ईयर में आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो डेप्रिसिएशन से नेट ऑफ कर दिया। नेट ऑफ का मतलब होता है राइट ऑफ कर दिया यहाँ पर आपने, तो यहाँ पर आपका कोई भी फिगर नहीं है। इसके बाद में देखो गाइज, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट असेट्स आपके पास कितनी इंक्रीज हुई है, तो ये फिगर आपको ध्यान से निकालना है गाइज। देखो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आपको कहा गया कि 25% ऑफ रेवेन्यू, 25% ऑफ रेवेन्यू है वो वर्किंग कैपिटल रहेगी आपकी। तो देखो गाइज, 25% ऑफ रेवेन्यू, तो इसका एक नोट दे दो आप यहाँ पर। देखो, सबसे पहले आपके पास रेवेन्यू कितनी थी, 7500। 7500 का अगर आप 25% निकालते हो, 7500 का 25% निकालते हो, तो आपके पास आता है 1875। इसके बाद में आपके पास रेवेन्यू कितनी थी,
1 ईयर में आपके पास रेवेन्यू थी ऑलमोस्ट 9,000 रुपए। 9,000 का आप 25% निकालते हो तो 9,000 का 25% आता है आपके पास 2250। ये फिगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। वर्किंग कैपिटल का आप नोट ध्यान से देखना। फिर आपके पास रेवेन्यू कितनी थी 10,800, उसका आपको 25% कैलकुलेट करना है। 10,800 का 25% आ जाएगा आपके पास 2,700 रुपए। 10,800 के बाद में आपकी रेवेन्यू कितनी है 12,960। 12,960 का अगर आप 25% निकालते हो तो आपके पास जो वर्किंग कैपिटल आएगी 3,240 रुपए। उसके बाद में आपको रेवेन्यू कितनी दे रखी है 13,996। 13,996.80। इसका 25% अगर आप निकालोगे, इसका 25% निकालने पर आपके पास आ जाएगा 3,499.20। अब देखो वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज कितना हो रहा है। यहां से अपने पास वर्किंग कैपिटल लिखनी थी, लेकिन अपने को तो इस इन चारों ईयर्स का फिगर चाहिए। तो यहां से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई इतनी, देखो कितनी इंक्रीज हो रही है 1875, 2,250। इसमें से आप ये माइनस करोगे तो आपके पास आएगा फिगर 375 रुपए। आपका करंट असेट्स में वर्किंग कैपिटल में इतना ऐड हुआ है, ये आपने यहाँ लिख दिया। इसके बाद में इस ईयर से इस ईयर के बीच में जो ग्रोथ है वो देख लो कितनी है आपकी 450 रुपए। इस ईयर से इस ईयर में आपकी ग्रोथ देख लो कितनी है 540 रुपए। ये 540 मैंने यहाँ पर लेस कर दिए। और इस ईयर से इस ईयर में ग्रोथ कितनी है 8% है, तो 8% आपने लिख दिया 259.20। इज दैट क्लियर गाइस। वर्किंग कैपिटल है 25% ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना है मेरा 7। ये रहा सारे ईयर्स का मैंने 25% निकाल दिया। अब जितनी ग्रोथ हुई वो मैंने चेंज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ पर लिख दिया। इज दैट क्लियर गाइस। वर्किंग कैपिटल के नोट को मैं मिटा रहा हूं। अपन ने वर्किंग कैपिटल लिख दी है। फिक्स असेट्स एडिशन टू करंट असेट्स, अपन ने सारी चीजें लिख दी है। करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल में चेंज एक ही चीज होती है। अब देखो गाइज अपने पास जो कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो आपके पास यहां आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1342। इसमें से आप ये दोनों फिगर लेस करो 1342.50। इसके बाद में आएगा 1619.62। इसके बाद में आएगा 1953.47। इसके बाद में आएगा 2680.13। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अपने को गाइस करना क्या है, अपने को करना है कि वैल्यूएशन निकालना है। वैल्यूएशन निकालने के लिए मेरे पास पीवी फैक्टर जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, पीवी फैक्टर यहाँ पर आएगा 0.86। फर्स्ट ईयर का दे रखा है आपको। सेकेंड ईयर में आपको दे रखा है 7561। थर्ड ईयर में आपको दे रखा है 0.6575। और ये टर्मिनल ईयर है गाइज, ये फोर्थ ईयर नहीं है, ये टर्मिनल ईयर आपको दे रखा है जो लास्ट का ईयर होता है। टर्मिनल ईयर को अपने को आगे की ग्रोथ रेट के हिसाब से फॉर्मूला लगाकर निकालना है। देखो टर्मिनल ईयर में आपके पास वैल्यू कितनी थी 2680.13। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से आप ग्रोथ क्या करते हो माइनस करते हो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है 0.15। ग्रोथ रेट आपके पास यहाँ पर इस ईयर में कितनी थी 8%, तो मैंने 8% यहाँ पर माइनस कर दिया। जब आप इसको 8% माइनस करोगे 8% को आप लिखोगे 0.08 और इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे 3 ईयर के पीवी फैक्टर से। तो अपना लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर कितना था 0.6575। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपके पास 25,174.08। 25,000 ये आपकी टर्मिनल वैल्यू है 25,174.08। और 3 ईयर के कैश फ्लो आपके पास कितने थे 3 ईयर्स का, इनका जो टोटल आएगा, ये जो 3 ईयर्स आप जब पीवी फैक्टर गुणा कराओगे इन जो तीनों का जोड़ आएगा, इसको प्लस करूं मैं तो उसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,676.44।
तो इन तीनों ईयर्स का टोटल कितना है मेरे पास, और टर्मिनल ईयर है उसका टोटल कितना है, 25,000 और 3,600। तो मेरे पास जो वैल्यू ऑफ फर्म आएगी वो आएगी 28,850.52। मेरे को अल्टीमेटली पूछा क्या है क्वेश्चन में, मेरे को यही पूछा है कि वैल्यूएशन कितना है, कि क्वेश्चन में आपको पूछा है कि फर्म है, इस फर्म का आपको वैल्यूएशन करके देना है। तो वैल्यू ऑफ फर्म, एक तो 3 ईयर का टोटल कैश फ्लो उसका टोटल, और आपको टर्मिनल वैल्यू है कि आगे फ्यूचरिस्टिक वैल्यू कितनी होगी। तो इन दोनों का टोटल करके आपको बताना है, 28,850.52 है, ये आपका फाइनल आंसर है। इस आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और रहा है, वो अपन नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा क्वेश्चन नंबर 4, सीए फाइनल एएफएम बिजनेस वैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको एच लिमिटेड दे रखा है और बी लिमिटेड दे रखा है। एच लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, बी लिमिटेड की आपको कंबाइंड बैलेंस शीट दोनों की दे रखी है। एच लिमिटेड है वो बी लिमिटेड को परचेज करना चाहता है, तो परचेज करने से रिलेटेड आपको इसमें कुछ डाटा दे रखा है। सबसे पहले आपको पोस्ट पहला पॉइंट दे रखा है 300 करोड़ और 10 करोड़ रुपए का उनका प्रॉफिट आपको दे रखा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 8% दे रखी है। थर्ड पॉइंट में एच लिमिटेड की कंटीजेंट लाइबिलिटी है 300 करोड़ रुपए, और आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है। आपको शेयर की वैल्यू निकालनी है नेट एसेट वैल्यू मेथड। आपको वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो कैलकुलेट करना है। जो मेथड है वो पूछा है आपसे नेट एसेट मेथड। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है कि आपको एसेट्स में से क्या माइनस करना है, लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर गाइज? तो अपने पास दो कंपनीज हैं, एच लिमिटेड और एक अपने पास है बी लिमिटेड। एच लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनीज आपके पास दे रखी है। एच लिमिटेड की टोटल एसेट्स देखो कितनी है, जो टोटल एसेट्स आपको दे रखी है वो दे रखी है 1300 करोड़ रुपीज। इज दैट क्लियर गाइज? लाइबिलिटीज देखो, जो थर्ड पॉइंट है उसमें दे रखा है कि उसकी कंटीजेंट लाइबिलिटी है। कंटीजेंट लाइबिलिटी कितने रुपीज की है, 300 करोड़ रुपीज। 1000 करोड़ आपके पास क्या है, नेट एसेट्स। इज दैट क्लियर गाइज? इसके बाद में देखो गाइज, बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड की जो टोटल एसेट्स है वो कितनी है, 31.50 करोड़ रुपीज। और लाइबिलिटीज जब आप बैलेंस शीट में देखोगे, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस है, तो लाइबिलिटी कुछ है नहीं, तो आपकी नेट एसेट्स कितनी आ जाएगी, 31.50 करोड़। इज दैट क्लियर गाइज? और आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है कि बिजनेस का अपन वैल्यू कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ एक शेयर की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो गाइज, आपने नेट एसेट्स है वो तो निकाल दी। नेट एसेट्स निकालने के बाद में आपको करना है क्या है, बैलेंस शीट में देखो आपको एक शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो बैलेंस शीट में आपके शेयरों की वैल्यू दे रखी है टोटल 350, और एक टोटल वैल्यू आपको दे रखी है 350, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, एच लिमिटेड का 100 रुपए है। अगर मैं इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दूं, तो वैल्यू पर शेयर, इसमें आपको यही पूछा है कि इस एक शेयर की वैल्यू पर शेयर है वो क्या है। वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होगा। तो आपके पास आ जाएंगे 3.5 करोड़ शेयर्स, और वहां पर आपको वैल्यू दे रखी है 650 की, तो वहां पर आप उसमें 10 का भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 0.65 करोड़ शेयर्स। जब आप इसमें भाग दोगे इनका, तो आपके पास वैल्यू पर शेयर आ जाएगी 285.71, और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 48.46। इज दैट क्लियर गाइज? सेकंड, इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है अर्निंग कैपिटलाइजेशन। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको निकालना है। तो अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला होता है गाइज कि सबसे पहले आपको नेट एसेट्स निकालनी है। नेट एसेट्स का मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट देखो कितना है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ
इक्विटी भाग देना आपको नंबर ऑफ शेयर्स का, तो वैल्यू आपकी पर शेयर आ जाएगी। अब देखो एच लिमिटेड का जो पहले पॉइंट में आपको दे रखा है, एच लिमिटेड है, एच लिमिटेड का जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको दे रखा है वो दे रखा है 300 करोड़। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखा है 0.08 और नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं 3.5 करोड़ रुपीज, 3.5 करोड़ शेयर्स आपके पास है, तो आपके वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ₹1071.43। और एच लिमिटेड के बाद में जो आपको प्रॉफिट दे रखा है बी लिमिटेड का, बी लिमिटेड का प्रॉफिट दे रखा है आपको गाइज 10 करोड़ रुपीज का आपको प्रॉफिट दे रखा है बी लिमिटेड का, 10 करोड़ का प्रॉफिट दे रखा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 0.08, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.08। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो अपन ने यहाँ लिखे थे वही लिखने हैं आपको 0.65 करोड़, ये आपके पास शेयर्स दे रखे हैं। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 192.31। अब देखो गाइस, अपन ने वैल्यू ऑफ शेयर नेट एसेट्स मेथड से निकाला, अपन ने अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाला। अब इन्होंने कहा है एक फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में आपको एक फोर्थ पॉइंट दे रखा है जिसमें आपको वेट लेना है 1 एंड 3 का। यहाँ पर आपको वेट लेना है 1 का एच लिमिटेड में और बी लिमिटेड में वेट लेना है, ये वेट लेना है आपको दोनों में। इज दैट क्लियर गाइज? और एक्सचेंज रेशियो है वो आपसे पूछा है, एक्सचेंज रेशियो आपको पूछा है तो आपको उसमें भी कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक कैलकुलेशन करनी है कि यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी 285, यहाँ पर जो वैल्यू आई थी 48, यहाँ पर वैल्यू आई है वो ये रही और यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो ये रही। एच लिमिटेड है, एच लिमिटेड की यहाँ पर जो वैल्यू कितनी आई थी, अपन थर्ड कर रहे हैं, थर्ड के अंदर करने के लिए अपने को वेट लेना है 285.71, वेट आपको कितना देना है 1 प्लस अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड में जो आपको वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1071.43, इसका वेट लेना आपको 3। इज दैट क्लियर गाइज? और टोटल वेट आ जाएगा आपके पास 4, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 875। इज दैट क्लियर गाइज? ये तो है एच लिमिटेड। इसी प्रकार से आपको बी लिमिटेड है उसकी वैल्यू और निकालनी है, तो बी लिमिटेड की वैल्यू निकालने के लिए गाइस मैं यहीं पर लिख देता हूं आसपास कि बी लिमिटेड की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी आई थी 48.46, वेट लेना है आपको 1 का। यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 192.31, 192.31 वेट लेना है 3 का, डिवाइड करना आपको 4 से, तो इक्वल में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 156.3475। इज दैट क्लियर गाइज? और आपको एक्सचेंज रेशियो पूछा है, एक्सचेंज रेशियो पूछा है तो जो ये वैल्यू आई है इनको आपस में आप भाग दे दो। एक्सचेंज रेशियो है, एक्सचेंज रेशियो आपको निकालना है, तो खरीदने वाली कंपनी कौन सी है, परचेज कौन कर रही है एच लिमिटेड और सेल कौन हो रही है बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड की वैल्यू कितनी है 156.3475 और जो कंपनी परचेज कर रही है उसको आपको डिवाइड करना है, उसको डिवाइड, उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पर 875। एक्सचेंज रेशियो का मतलब होता है कि एच लिमिटेड उनको कितने नंबर ऑफ शेयर है वो इश्यू करेगी, कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करेगी, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0. इज दैट क्लियर गाइज? 0.787 है वो नंबर ऑफ शेयर्स, इस एक्सचेंज रेशियो में नंबर ऑफ शेयर एच लिमिटेड के द्वारा बी लिमिटेड को इश्यू किए जाएंगे। इज दैट क्लियर गाइज? इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी है आपका किया हुआ है ऑलमोस्ट, जो अपन ने सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था ना 9 नंबर, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था इस बुक का, उसी प्रकार से आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आपको बिजनेस की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 वो अपन अब कर रहे हैं। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिखने में आपको बड़ा लग रहा है। देखो एक एबी लिमिटेड नाम की कंपनी है, मैं इसमें वही डाटा पढ़ रहा हूँ जो केवल काम का है।
अब क्वेश्चन में जो फिफ्थ लाइन है, फोर्थ लाइन है, उसमें देखो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस दे रखी है आपको 570 और 430। एक शेयर है, उसकी जो हाईएस्ट प्राइस है और एक लोवेस्ट प्राइस है। एक तो चल रही है हाईएस्ट प्राइस आपकी कितनी दे रखी है 570 और लोवेस्ट प्राइस दे रखी है 430। तो एक एवरेज प्राइस मेरे को निकालनी है, अगर एवरेज प्राइस तो मैं सिंपली निकाल देता हूँ। इन दोनों को ऐड करके दो का आपको डिवाइड करना है, तो आपके पास 500 पर शेयर। ये एक शेयर की क्या चल रही है एवरेज वैल्यू। अब देखो गाइस, आपको एक्स वाई लिमिटेड की एक बैलेंस शीट दे रखी है, इक्विटी है, लोन है, टोटल है, फिक्स एसेट्स है। अब क्वेश्चन में आगे आपको दे रखा है 5 ईयर के कैश फ्लो और 5 ईयर के पीवी फैक्टर आपको दे रखे हैं। आपको टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस पूछा है। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस देखो, अब यहाँ पर आपको दो तरीके से वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी है। दो तरीके से आपको निकालना पड़ेगा कि अपने पास दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। देखो आपके पास 5 ईयर के कैश फ्लो दे रखे हैं, 2007 दे रखा है, 8 दे रखा है, 9 दे रखा है, 10 दे रखा है, 11 दे रखा है। कैश फ्लो आपका देखोगे कितना दे रखा है 105, 120, 125, 120, 100 और टर्मिनल वैल्यू आप साथ में ऐड कर लेना। पीवी फैक्टर आपको दे रखा है 0.93, आगे दे रखा है 0.86, 0.79, 74 और आपको 68। इनको आप गुणा करवा लेना। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से, पीवी फैक्टर के हिसाब से मैंने अपने बिजनेस की वैल्यू निकाली है कि ये पैसा मेरे बिजनेस में आएगा और इस ईयर में आएगा, तो मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली कि भी आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है। ये आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आएगी आपके पास ऑलमोस्ट 592.40। ठीक है गाइज। अब इसी में आपको एक वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस बाय नेट एसेट। नेट एसेट मेथड से आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आएगी। तो देखो गाइज, आप देखो असेट साइड के अंदर कि इनकी टोटल असेट्स कितनी आ रही है। टोटल असेट्स आ रही है, टोटल असेट्स का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 350। और मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, लोन्स दे रखा है मुझे 100 रुपए। इसका मतलब ये 250 क्या है मेरी नेट असेट्स है। तो मैंने वैल्यू ऑफ बिजनेस इस मेथड से निकाला, अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में देखो आगे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स जब आपको निकालने पड़ेंगे तो आपको देखो गाइस इसमें एवरेज वैल्यू लेनी है। एवरेज वैल्यू क्यों लेनी है वो अभी आपको बता देता हूं। देखो आप एवरेज वैल्यू निकालोगे, इन दोनों को ऐड करना है आपको और 2 का भाग दोगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी इसमें 421.20। अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। जो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा है ना, वो नंबर ऑफ शेयर्स पूछा है। नंबर ऑफ शेयर्स में बता देता अगर मेरे पास एक प्राइस होती, लेकिन मेरे पास हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट प्राइस भी है, लोवेस्ट प्राइस भी है। यहां पर भी मेरे पास हाईएस्ट वैल्यूएशन भी है, लोवेस्ट वैल्यूएशन भी है। तो मेरे पास एवरेज शेयर प्राइस है, तो मेरे पास एवरेज वैल्यूएशन भी है। अगर इस वैल्यूएशन में मेरे एक शेयर की वैल्यू 500 पर शेयर है, मेरे एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है 500 रुपीज पर शेयर है, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, ये करोड़ में है गाइस, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 84,84,320, 84,240। अब ये बोल रहे हैं कि गाइस आप शेयर होल्डर को ये जो शेयर्स हैं इतने अलोकेट कैसे करोगे। तो अपने पास दो शेयर हैं, एक तो 20 लाख, एक 10 लाख। ये तो है फुल्ली पेड अप और ये है पार्टली पेड अप। ये मतलब 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए यहाँ पर चुकाए हुए हैं। 5 रुपए चुकाए हुए हैं, इसका मतलब क्या है गाइस कि यहाँ पर जो अल्टीमेट मेरे शेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 5 लाख। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 25 लाख मेरे पास शेयर्स हैं। तो मैं सबसे पहले इन 20 लाख को डिवाइड करूंगा कि मेरे पास जो 84320 शेयर्स है, 20 लाख को मैं पूरे दूंगा तो 20 लाख में आ जाएंगे आपके पास 67392 ये शेयर्स आ जाएंगे।
और जो 5 लाख है 8432 इंटू 5 डिवाइडेड करना आपको 25। यहाँ पर जो आपके पास शेयर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 16848। इज दैट क्लियर गाइज? अपन ने वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस निकाला। एक शेयर की मेरी प्राइस इतनी थी, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 84320। इन नंबर ऑफ शेयर्स को मैंने इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड कर दिया कि जिनके पास 20 लाख शेयर है उनको इतने मिलेंगे, और जिनके पास 10 लाख शेयर्स है, क्योंकि उनकी पार्टली पेडअप है, 10 रुपए में से 5 रुपए चुकाए हुए हैं, तो उनको 16848 शेयर मिलेंगे। इज दैट क्लियर गाइज? थैंक यू। हेलो एवरीवन। अब अपन देखेंगे बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अपन ने जो थर्ड क्वेश्चन किया था, 8 क्वेश्चन किया था, उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हल्का फुल्का इसमें चेंज है, करना वही है। वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। सेल्स आपको डाटा दिया हुआ है सारा, जैसे आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड लिमिटेड दिया हुआ है। एक्स वाई जेड लिमिटेड, उसकी रेवेन्यू, और सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड टू ग्रो हायर रेट फॉर 4 ईयर्स। 4 साल तक तो हायर रेट रहेगी, और उसके बाद में आपकी लोअर रेट रहेगी। हायर और लोअर रेट आपको इसमें आगे डाटा दिया हुआ है। रेवेन्यू, एबिटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, फिर आपको हायर ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ रेट दी हुई है। इसके बाद में देखो गाइज, ग्रोथ इन रेवेन्यू, ईबीआईटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो इसमें गाइज अपने को जो डाटा मिसिंग दे रखा है वो दे रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक तो दे रखा है देखो हाई ग्रोथ, पहले अपन देखो हाई ग्रोथ, और एक आपको दे रखा है स्टेबल ग्रोथ। स्टेबल या लोअर ग्रोथ, ये दोनों इसमें एक ही मीनिंग है इन दोनों का। हाई ग्रोथ में देखो आपको जो रिस्क फ्री रेट है, इक्विटी बीटा है, मार्केट रिस्क प्रीमियम है, प्री कॉस्ट ऑफ डेप्ट और डेप्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है। आपको करना क्या है गाइज, आपको इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। जब तक ये अपने पास नहीं होगी, अपन जो लास्ट में पी फैक्टर वगैरह निकालते हैं, वो सारा डाटा अपन निकालेंगे कैसे? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको यहाँ पर दोनों में निकालनी पड़ेगी। तो देखो गाइज, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ के लिए अपने को चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट। यहाँ पर भी अपने को क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको पता है, सिंपल जो आपको डाटा दिया हुआ है सीएपीएम के बेसिस पर आप आराम से निकाल सकते हो। सीएपीएम का फॉर्मूला होता है आरएफ प्लस बीटा मार्केट रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट देख लो आपको कितनी दी हुई है गाइस, 10% दी हुई है, प्लस जो इक्विटी बीटा दे रखा है आपको 1.15 दे रखा है, 1.15 आपको इक्विटी बीटा दे रखा है, और रिस्क का प्रीमियम आपको दे रखा है 6%। तो ये इजीली निकल सकता है। इसके बाद में आपको जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट दे रखा है, ये तो अपन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल ली। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आप निकालोगे तो आपके पास डेप्ट कितना है, 13% है। ये तो प्री टैक्स है, 1 माइनस टैक्स करोगे, टैक्स की रेट आपको दी हुई है 0.30। इज दैट क्लियर गाइज? यहीं पर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम फॉर्मूला से, आपको रिस्क फ्री रेट दे रखी है 9%, बीटा आपको दे रखा है इसमें 1, और मार्केट का रिस्क प्रीमियम दे रखा है 5%। कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट यहाँ पर आपको दे रखा है 12.86%, और 1 माइनस टैक्स करना है आपको 30%। इज दैट क्लियर गाइज? तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी वो वहां पर आ जाएगी आपके पास 16.90%, और कॉस्ट ऑफ डेप्ट 13, 1 माइनस टैक्स आप करोगे तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो आपके पास आ जाएगा 9.1%। ये दोनों अपन ने निकाल ली। और स्टेबल ग्रोथ रेट, लोअर ग्रोथ रेट है, वहां पर जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14%। 14% आने के बाद में आपके पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो आ जाएगा 9%। तो सबसे पहले अपन ने ये निकाल दी। अब अपने को निकालना क्या है, और आपको जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो कितना दे रखा है गाइस? डेप्ट इक्विटी रेशियो देख लो, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1:1 और 2:3। यहाँ पर जो डेप्ट इक्विटी रेशियो आपको दे रखा है, एक तो 1:1 और एक आपको दे रखा है 2:3। ये डेप्ट इक्विटी आपको रेशियो दे रखा है। इसी रेशियो के बेसिस पर अपने को निकालना होगा। अब देखो अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी
प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू वेट ऑफ डेप्ट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपने पास कितना है 16.90, वेट ऑफ इक्विटी अपने पास कितना है, तो रेशियो कितना होगा 0.50। कॉस्ट ऑफ डेप्ट अपने पास कितना है 9%, 9% कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, इंटू करना है इसको किससे, वेट ऑफ डेप्ट कितना है 0.50, 0.50। तो ये अपना जो आंसर है वो आ जाएगा इसमें 13%, 13% अपने पास यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू वेट ऑफ डेप्ट, ये लेना आपको। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है 14% और वेट ऑफ इक्विटी अपने पास कितना है, वेट जब आप निकालोगे इसमें तो 2 और 3 का आपको दे रखा है, 2 और 3, 2 और 3 मतलब जैसे आप 2/5 करोगे तो एक तो आएगा 0.40, एक आप 3/5 करोगे तो एक में आ जाएगा आपके पास 0.60। तो डेप्ट है 2 और इक्विटी है आपके पास कितना 3, तो इक्विटी 3 है, इसका मतलब ये इक्विटी का है और ये डेप्ट का है। तो इक्विटी को 0.60 से गुणा कर लो, 0.60। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपके पास कितनी है 9%, 9% मैंने यहाँ लिख दिया और वेट ऑफ डेप्ट मेरे पास कितना है 0.40। यहाँ तो कोई दिक्कत गाइस। और जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी 12%। तो मेरे पास दो रेट आ गई है गाइस, एक तो 13% जो हाई ग्रोथ की है और एक स्टेबल ग्रोथ रेट जिसकी कितनी है रेट 12%। यहाँ तक कोई भी प्रकार की दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अपन चलते हैं इस क्वेश्चन का जो वैल्यूएशन पार्ट है उस पर। वैल्यूएशन पार्ट में जो अपन ने सेल्स वगैरह निकालते हैं उस प्रकार से अपने को 3rd और 8th क्वेश्चन के बेसिस पर ही उसी प्रकार से सिमिलर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो गाइस आपको दिया हुआ क्या है, देखो आपको निकालना है कैश फ्लो। कैश फ्लो निकालना है। कैश फ्लो के लिए आपको जो रेवेन्यू दे रखी है क्वेश्चन में जो आपको रेवेन्यू दे रखी है, सबसे पहले आपको इस प्रकार से बनाना है। कितने ईयर्स के लिए बनेगा, तो इसमें देखो एक तो 4 सालों तक तो ग्रोथ होगी, उसके बाद में 4 साल तक तो हाइयर ग्रोथ है और 4 साल के बाद में कौन सी आपकी लोअर ग्रोथ, मतलब वो टर्मिनल ईयर हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका ईयर 1, यहां तक अपन बनाएंगे। ये आपका ईयर 1 हो जाएगा, ये आपका ईयर 2 हो जाएगा, ये आपका ईयर 3 हो जाएगा, ये आपका ईयर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका टर्मिनल ईयर जो सबसे लास्ट ईयर अपने पास होता है। आपको जो रेवेन्यू दे रखी है गाइस, रेवेन्यू आपके पास क्वेश्चन में देखो कितनी है, आपके पास क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू दे रखी है 2000 करोड़, 2000 करोड़ दे रखी है, लेकिन ऊपर ही दिया हुआ है कि ग्रोथ रेवेन्यू में कितनी है 20%। तो 2000 तो आपको दे रखी है, 20% ग्रोथ करोगे तो ये 2400 हो जाएगा। वापस से आप 20% इसमें ग्रोथ करोगे 2880 रुपए हो जाएंगे। इसमें 20% 3456, इसमें 20% 4147.20। अब 4 सालों तक तो ग्रोथ आपने लिख दी, उसके बाद में आपकी ग्रोथ कितनी दे रखी है, उसके बाद में आपको ग्रोथ दे रखी है 10%। इसमें आप 10% ग्रोथ करोगे तो 10% ग्रोथ आपकी आ जाएगी इसमें ऐड करने पर 4561.92। इज दैट क्लियर गाइज। आपको ईबीआईटी दे रखा है क्वेश्चन में 300 करोड़, ईबीआईटी दे रखा है 300। अब 300 में 20% ग्रोथ करते जाओ, यहाँ पर आ जाएगा 360, इसमें 20% ग्रोथ करोगे 432, इसमें 20% ग्रोथ करोगे 518.40, इसमें 20% ऐड करोगे 622.08, इसमें 20% ऐड करोगे, इसमें 20% ऐड नहीं होगा गाइस, इसमें लास्ट ईयर में अपने पास ग्रोथ कितनी थी 10% ऐड करते हैं आपके पास आ जाएगा 684.29 रेवेन्यू। और इसके बाद में आपको डाटा क्या दे रखा है, अपने को इसमें निकाल कर ही दे रखा है रेवेन्यू, ईबीआईटी और टैक्स की रेट अपने पास कितनी दे रखी है 30% टैक्स की रेट दे रखी है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालो। ये जो ईबीआईटी आई है इसमें से आप 30% टैक्स माइनस करोगे, 30% टैक्स माइनस करने पर जैसे आपके पास अभी
यहाँ पर फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू है 360 और अपनी टैक्स की रेट है 30%। टैक्स की रेट मेरे पास कितनी है 30%। तो जैसे ही इसमें मैं 30% माइनस करता हूँ, या तो आप ऐसे कर दो लेस टैक्स और उसके बाद में आप लिखो अर्निंग आफ्टर टैक्स। सारों में 30% माइनस करके लिखोगे 30%, यहाँ पर भी आप 30% माइनस करोगे 30%, और यहाँ पर भी आप टैक्स माइनस करोगे। तो जो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास आ जाएगा 252। इसके बाद में आएगा 302.40। इसके बाद आएगा और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 479। इज दैट क्लियर गाइज? अर्निंग आफ्टर टैक्स तो आ गया गाइज। अब देखो आगे अपने को इसमें से हमेशा आपको क्या माइनस करना होता है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना इंक्रीज हुआ है और आपकी वर्किंग कैपिटल जो करंट असेट्स में आपका पैसा है वो कितना लगा है। अब सबसे पहले आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लेस करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और साथ में आपको सोचना, इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डेप्रिसिएशन और दे रखा है, और ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन 20% और कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेबल ग्रोथ में ऑफसेट कर दिए जाएंगे डेप्रिसिएशन। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करना आपको डेप्रिसिएशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 280 करोड़ और डेप्रिसिएशन दे रखा है 200 करोड़। 280 माइनस 200 तो ये बच जाएगा 80। अब इसमें 20% ग्रोथ रेट कितनी है आपको, 20% ही ग्रोथ रेट आपको दे रखी है। 20% ग्रोथ का मतलब होता है 80 में 20%, 96 में 20%, 115.20। वापस से 20% ऐड करोगे 138.24, वापस से 20% ऐड करोगे 1.165.89। और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब आप स्टेबल ग्रोथ रेट क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है वहां पर लिखा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी राइट ऑफ बाय डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर जो फिगर है वो आपका आएगा 0। इसके बाद में देखो गाइज ये आपने कर दिया। अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना है? चेंज इन वर्किंग कैपिटल बोल सकता हूं या मैं बोल सकता हूं इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो ये फिगर भी आपको लेस करना पड़ेगा, ये सारे फिगर आपके माइनस होंगे यहाँ पर। अब वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का आप नोट देख लो गाइस। वर्किंग कैपिटल कितनी है 25% ऑफ रेवेन्यू। 25% ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है आपके पास रेवेन्यू कितनी है 2000 करोड़। इसका आपको 25% निकालना है। 25% निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 500 रुपए। ये तो फर्स्ट ईयर का था। इसी प्रकार से आपको आगे भी कैलकुलेट करना है। सेकेंड ईयर में अपने पास फर्स्ट ईयर, ये तो सर 0 ईयर, ये फर्स्ट ईयर में अपने पास था 2400 को आप 25% निकालोगे, 2400 का 25% आ जाएगा आपके पास 600 रुपए। उसके बाद में आपके पास कितना है 2280। इसका आप 25% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 720 रुपए। उसके बाद में आपके पास कितना है 3456। इसका आप 25% निकालोगे, इसका 25% निकालने के बाद में आपके पास आ जाएगा 864। और इसके बाद में 25% डाटा और निकालोगे आप किसका 4147। इसका 25% आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1036.80। इसके बाद में है आपके पास 4561.92। इसका 25% आप निकालोगे तो आपके पास आएगा आंसर 1140.68। अब इंक्रीमेंट देख लो, ग्रोथ वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट देखो 500 से कितनी हुई 600। तो मतलब मेरी इंक्रीमेंट कितना हुआ 100 रुपए, तो मैंने 100 रुपए माइनस कर दिए। 600 से कितना हुआ 720, मैंने माइनस कर दिया 120। 720 से कितना हुआ 864, तो मेरा इंक्रीमेंट कितना हुआ 144। 864 से कितना हुआ 1036.80, तो मेरा इंक्रीमेंट कितना हुआ 172.80। फिर यहाँ से इंक्रीमेंट कितना हुआ 1140 और 1136 के बीच में जो डिफरेंस है 103.68। यहाँ तक आपने माइनस कर दिया गाइस। इसके बाद में जो आपका आंसर आएगा ये जो 252 है, इस 252 में से ये दो फिगर आप लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो कितना है। तो कैश फ्लो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 56 के बाद में आ रहा है 67.20। इसके बाद में आ रहा है 80.64। इसके बाद में आ रहा है 96.90।
77 और फिर आ रहा है 375.32। यहां तक क्लियर है गाइस। वर्किंग कैपिटल का नोट है, ये मैं हटा रहा हूं केवल। पिछले क्वेश्चन में जो बना था सेम इसी क्वेश्चन में उसी प्रकार से आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके देनी है। अब इसमें आगे देखो गाइस, अपने को वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस निकालना है। तो वैल्यूएशन, तो एक तो अपने पास कॉस्ट, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो कितनी आई थी, 13% थी, 13% थी। और एक अपने पास जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो कितनी थी, 12% भी थी। तो हाइयर ग्रोथ जो 4 सालों की रेट है उसमें कितना था, 13% के रेट से पीवी फैक्टर आपको निकालना है। पीवी फैक्टर आप निकालोगे पॉइंट, फर्स्ट ईयर का 885.783, उसके अगले ईयर का 693, उससे अगले ईयर का 0.613। यहां तक क्लियर है गाइस। इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे, इनको आप सारों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास फिगर आएगा 49.56, 52.62, 55.88 और उसके बाद में फिगर आएगा 59.32। यहां तक कोई दिक्कत गाइज। अब आपको टर्मिनल वैल्यू है वो निकालनी। टर्मिनल वैल्यू आपके पास कितनी है, इसका जो टोटल है वो देख लो गाइज। इसका चारों का टोटल आ जाएगा आपके पास 217.38। टर्मिनल वैल्यू आपको दे रखी है 375.32। आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है और ग्रोथ रेट कितनी है। तो यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपन ने कितनी निकाली थी गाइज, इस ईयर की अपन ने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली थी वो निकाली थी 12%। 12% अपन ने निकाली थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.12। और ग्रोथ रेट मेरी कितनी थी, ग्रोथ रेट मेरी इस ईयर में देखो 10% की मेरी ग्रोथ रेट थी। ये ग्रोथ रेट मैंने यहाँ पर माइनस कर दी 0.10। और इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा जो मेरा फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर है। जो मेरा फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर कितना है, 0.613, 0.613। इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11,503.56 करोड़। तो ये तो टर्मिनल वैल्यू आपके पास आ गई। और टोटल वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 217.38। आप इसमें ऐड करोगे 217.38, जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे तो 11,720.54 आपकी वैल्यू ऑफ फर्म, ये आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। सिंपल वही क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 8 था, उसी से रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू गाइज। आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, आपका 3 और 2 क्वेश्चन और बाकी है। देखो 3 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। एबीसी एक कंपनी है जो न्यू सेल्स स्ट्रेटेजी को कंसिडर करती है, जो कि सेल्स स्ट्रेटेजी होती है नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए, आने वाले 4 सालों के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बना रखी है। और वो नई स्ट्रेटेजी की वैल्यू जानना चाहते हैं। और आपको देखो सेल्स दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स दे रखी है। उन्होंने न्यू स्ट्रेटेजी को अडेप्ट किया है जिसमें जो सेल्स है वो 20% हर ईयर बढ़ेगी और 3 सालों के लिए बढ़ेगी। और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा, कैश फ्लो जो है आपके स्टेबलाइज हो जाएंगे, मतलब आगे कैश फ्लो फिर बंद हो जाएंगे, मतलब फिर कंटिन्यू वही कैश फ्लो चलते रहेंगे। ग्रोस मार्जिन रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो, ये सारे अनचेंज रहेंगे। डेप्रिसिएशन है वो 10% रहेगा। कंपनी का टारगेट रेट ऑफ रिटर्न है 15%, मतलब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है आपको वो डिटरमाइन करना है आपको इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ स्ट्रैटेजी। तो आपको नई स्ट्रैटेजी की वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस उसके बेसिस पर कितनी है, कि आने वाले अपकमिंग ईयर्स में सेल्स बढ़ेगी उसके हिसाब से अपने को डिटरमाइन करना है। देखो इसका जो सोल्यूशन दिया है अपने को उसी बेस पर आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन दे रखा है 10%। तो डेप्रिसिएशन के लिए अपने को असेट्स देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन में बना रखा है आपको उसी प्रकार से तैयार करना है कि एक तो देखो आपके पास फिक्स एसेट्स है, एक आपके पास क्या है, करंट एसेट्स है। अब जो फिक्स एसेट्स दे रखी है आपको वो दे रखी है 8000, जो 0 ईयर में आपको दे रखा है 8000।
अब 8000 है और आपकी सेल्स है वो हर साल बढ़ेगी 20%, तो आपकी फिक्स एसेट्स भी कितनी बढ़ेगी 20%। तो देखो फिक्स एसेट्स आपको दे रखी है 8000 रुपए। अगर मैं फिक्स एसेट्स को 20% बढ़ाऊं तो 8000 रुपए तो अपने पास है, उसमें से अगर आप 20% बढ़ाओगे, जैसे ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपके पास एसेट्स हो जाएगी 9600 रुपए, उसमें आप 20% और ऐड करोगी तो ये हो जाएगा 11520 रुपए। इसमें आप 20% और ऐड करोगे, ये हो जाएंगे 13824। ये ईयर 2 हो गया, ये ईयर 3 हो गया, ये ईयर 4 हो गया। अब ये बोल रहा है कि जो सेल्स है वो 3 सालों के लिए बढ़ेगी, तो अपने को फिक्स एसेट्स भी 3 सालों तक रहने हैं, अगले सालों में कैश फ्लो है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर गाइस? ये तो है अपने पास फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स देखो आपको दे रखी है 4000 रुपए। करंट एसेट्स भी आप बढ़ाओगे, 4000 में 20% ऐड करोगे 4800 रुपए, इसमें आप वापस ऐड करोगे 20%, 5760 रुपए। इसके बाद में इसमें आप 20% और ऐड करोगे 6912, और इसमें आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि कैश फ्लो ही स्टेबलाइज हो जाएंगे। देखो गाइज मैंने आपको यहां तक बता दिया क्योंकि ये अपने डिप्रिशिएशन में कैलकुलेशन में काम आएगा, इसलिए मैंने ये शॉर्ट ऊपर रख दी। अब बात करते हैं कैश फ्लो। अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो देखो ये ईयर 1 हो गया, ईयर 2, 3 और 4। जो सेल्स दे रखी है वो आपको दे रखी है 20,000 रुपए। आपको क्वेश्चन में जो सेल्स दे रखी है वो सेल्स दे रखी है 20,000 रुपए, उसको 20% बढ़ाना है तो यहाँ पर हो जाएगा 24,000, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 28,800 रुपए। इसके बाद में आपके पास 20% और ऐड करोगे तो 34,560 रुपए हो जाएंगे। और फोर्थ ईयर में आपको सेल्स में कुछ ऐड नहीं करना है क्योंकि उसके बाद में ग्रोथ कुछ होगी नहीं। इज दैट क्लियर गाइस? सेल्स जैसे ही आप लिखोगे, सेल्स के बाद में देखो आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो भी आप 20% ऐड करते जाना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको वहां से लिख रहा हूँ सीधा, कैश फ्लो आप यहाँ से लिख देना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है, उसमें आप सीधा सीधा 20% है वो ऐड कर लेना। देखो गाइस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1400 रुपए। 1400 में जब आप 20% ऐड करोगे, 1400 प्लस 20%, तो आपके पास आ जाएगा 1680 रुपए। उसके बाद में इसमें 20% ऐड करोगे 2016 रुपए, उसमें 20% ऐड करोगे 2419.20, और फोर्थ ईयर में आपको एज इट इज रखना है। इज दैट क्लियर गाइस? अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसका मतलब है कि अपने को अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देना है। या तो आप डेप्रिसिएशन को लिखो मत, या आप एक बार उसको लिखकर वापस से आपको क्या करना है, एड बैक करना है। देखो डेप्रिसिएशन है वो लिखता हूं मैं, डेप्रिसिएशन अगर मैं लिखूं यहाँ पर एड बैक करूं, डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपको ऐड करना है। इसमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है, ऐड करना है। डेप्रिसिएशन कितना है, 20% ऑफ फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स आपकी जीरो ईयर में कितनी थी, 8000। 8000 का 20% कितना होता है, इसका आपको 20% निकालना है। तो 8000 का जो 20% डेप्रिसिएशन होता है, नहीं डेप्रिसिएशन की रेट शायद 10% है। देखो गाइस डेप्रिसिएशन है, क्वेश्चन में आपको रेट दे रखी है हाँ 10%। 8000 का 10% आप देख लो कितना रुपए होता है, 800 रुपए। अब डेप्रिसिएशन सारों में 20% ग्रोथ है तो डेप्रिसिएशन में कितनी ग्रोथ होगी, 20%। यहाँ पर आ जाएगा 960। ईयर के बिगनिंग पर लगता है डेप्रिसिएशन। अब फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ये था 960। उसके बाद में ईयर बिगनिंग कितना है, 11,520, इसका 10% 1152। 13,824 तो 1382। ये आपने डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में देखो गाइज आपको माइनस क्या करना है, जैसा कि आपके आंसर में दिया हुआ है एडिशन टू फिक्स एसेट्स। पहले एसेट्स मेरे पास कितने की थी, 8000, अब हो गई कितनी, 9600 रुपए, मतलब 1600 रुपए का इंक्रीज, प्लस आपको डिप्रिसिएशन का इफेक्ट साथ में देना है। 1600 प्लस 800 रुपए कितने होते हैं, 2400 रुपए। ये 2400 रुपए आपको माइनस करने हैं यहाँ पर। 2400 मैंने कैसे लिखेगा, इस 44 मैंने लिखे हैं कि 8000 रुपए से 9600 रुपए, 1600 रुपए तो मेरी एसेट्स इंक्रीज हुई है, प्लस डिप्रिसिएशन का इफेक्ट लेना है आपको 800 रुपए। ये कितना आ गया 2400, ये मैंने 2400 यहाँ माइनस कर दिया। इज दैट? अब इसमें 20% आप ऐड करते जाओ,
यहाँ पर आ जाएगा 2880 रुपये, यहाँ पर आ जाएगा 3456 रुपये, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1382 रुपये। यहाँ पर 1382 क्यों? क्योंकि 3 इयर्स के बाद में तो कोई ग्रोथ है ही नहीं ना। 3 इयर्स के बाद में तो जो आपका डिप्रिसिएशन, असेट्स में कुछ इंक्रीज नहीं है, असेट्स एज इट इज जीरो है, असेट्स तो जीरो है, लेकिन डिप्रिसिएशन का इफेक्ट तो मेरे को देना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन कितना था? 1382 रुपये, तो 1382 मैंने लिख दिया। इज दैट क्लियर गाइज? इसके बाद में आपको माइनस करना है एडिशन टू करंट असेट्स। करंट असेट्स का आपको वैल्यूएशन और देखना है इसमें। करंट असेट्स पहले कितनी थी? 4000 रुपये, अब कितनी हो गई? 4800 रुपये। तो 800 रुपये इंक्रीज हो रहा है, 800 आपको माइनस करना है, 20% ग्रोथ करते जाओ, 960, और 20% ग्रोथ करोगे 1152। इसके बाद में आपको कुछ करंट असेट्स में ग्रोथ करनी नहीं है, क्योंकि 3rd ईयर तक ही कैश फ्लो अपने हैं, बाद में तो कैश फ्लो ही स्टेबलाइज हो जाएंगे आपके पास। अब देखो आपने कैश फ्लो निकाल दिए, आपको क्या करना है? ये जो 1680 है, 1680 में मैंने ऐड किए हैं कितने? 800 रुपए। तो यहाँ का जो टोटल आएगा, यहाँ तक, यहाँ का टोटल कितना आएगा? 2480 रुपए। इस 2480 में से आप ये सारे दोनों फिगर लेस कर दो। ये जब फिगर आप लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 720 रुपए माइनस, ये है आपका कैश, नेट कैश फ्लो। इज दैट क्लियर गाइस? 720। अब या तो माइनस करोगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा, और 20% उसमें ऐड करके देख लेना, तो ये ग्रोथ आपको फैक्टर उतना ही मिलेगा। इधर आ जाएगा 864, इधर आ जाएगा आपके पास 1036.80, और इधर देखो गाइस 2419 है, मैं ऐड करता हूँ 1382 और माइनस करता हूँ 1300, तो मेरा फिगर बच जाता है 2419.20। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो गाइस, बिजनेस की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास जो पीवी फैक्टर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब पीवी फैक्टर अगर मैं निकालूं, यहाँ पर पीवी फैक्टर आपको दिया हुआ है 0.870, इसके बाद में आपको दिया हुआ है 0.756, और उसके बाद में दिया हुआ 0.658। इनको आपको गुणा करना है, तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आ जाएगी। यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर माइनस में आएगा 626.40, यहाँ पर आएगा 653.18, और यहाँ पर आएगा माइनस में 682.21। तो जब आप इन तीनों का टोटल करोगे तो आपके पास जो कैश फ्लो है, टोटल पीवी आ जाएगा आपके पास 1961.79। ये माइनस में आंसर अपने पास, अब माइनस में है, लेकिन अपने को इसका एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। इसका एडजस्टमेंट देखो आपको क्या करना है कि जब आपके पास एक टर्मिनल वैल्यू, एक रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है कि 4th ईयर में कितना है, जब कैश फ्लो इनस्टेबलाइज हो जाएंगे आपके पास। तो यहाँ अगर इसमें मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का भाग दूं, 2419 भाग दूं उसमें मैं 0.15 का, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है गाइस? 16,128 मेरे पास क्या आती है? इसकी वैल्यू आ जाती है। अब 16,128 है, ये मैंने वैल्यू निकाल दी। अब इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 3 ईयर के पीवी फैक्टर से। 16,128 को मल्टीप्लाई करवाता हूं मैं, 3 ईयर का पीवी फैक्टर कितना है? 0.658। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस? यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10,603.55, 10,603.55, ये मेरी टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी। अब 10,603 ये तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव है, और एक मेरे पास वैल्यू आ रही है नेगेटिव 10,603.55, ये मेरी थी टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू बोल सकता हूँ इसको, रेजिडुअल वैल्यू बोल सकता हूँ। अब एक वैल्यू माइनस में, एक वैल्यू प्लस में, तो मेरा नेट कैश फ्लो कितना हो गया गाइस? मेरा नेट कैश फ्लो हो गया 8,641.76। इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 76। इज दैट क्लियर गाइस? ये आपको क्वेश्चन यहाँ तक करना था। इसके बाद में भी एक छोटा सा पॉइंट और है, लेकिन मैंने किया क्या? 3 ईयर के कैश फ्लो निकाले, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद एक वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, टर्मिनल वैल्यू मेरे पास आ रही है प्लस में।
तो मेरा जो नेट कैश फ्लो आया वो कितना आया है 8,741। अब आपको स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा है, तो देखो गाइस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया हुआ था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपके पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 1400 रुपए। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है वो आपको 1400 रुपए दे रखे हैं। जब आप बिजनेस की वैल्यू निकालते हो तो 1400 रुपए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। अगर इसमें मैं डिवाइड करूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है 15%। 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 9,333 पॉइंट ये। तो इसके हिसाब से तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 9,933 पॉइंट ये आ रहा है, और जबकि कैश फ्लो के बेसिस पर मैंने ये दिखाना है। तो दोनों में डिफरेंस देखो कितना है। अगर मैं इसके हिसाब से वैल्यू ऑफ बिजनेस करूं तो मेरे पास इतना आ रहा है, लेकिन इसके हिसाब से वैल्यू कम आ रही है, तो कितनी कम आ रही है, मेरे को लॉस कितना हो रहा है। अगर मैं इसमें से ये फिगर माइनस करूं 8,641.76, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 691.57, ये माइनस में है क्योंकि यहाँ पर मेरा कैश फ्लो क्या आ रहा है, यहाँ पर इतने रुपए का मुझे नुकसान हो रहा है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सही है या नहीं? तो मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी इज नॉट फाइनेंशियली बेनिफिशियल या वायबल। मेरे लिए स्ट्रैटेजी सही नहीं है, क्योंकि इसके सेल्स की स्ट्रैटेजी कि 3 सालों में आने वाली ग्रोथ होगी, उसके बेसिस पर मेरे को वैल्यू ऑफ बिजनेस करना था। तो उसके बेसिस पर मेरी वैल्यू ऑफ बिजनेस आ रही है 8,741। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो एग्जिस्टिंग था उसी की बेसिस पर अगर निकालूं तो मेरी वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस क्या थी, ज्यादा थी। तो मेरे को ये स्ट्रैटेजी, ये जो पहले वाली थी यही सही रहेगी मेरे लिए बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन कम आ रहा है। कितने रुपए से कम आ रहा है, 691.57, इतने रुपए से कम आ रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए फाइनेंशियली राइट नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस? हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में अपन आईसीए के बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर के क्वेश्चन 9 के बारे में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन 9 में आपको जो क्वेरी पूछी है, जो आपको सॉल्यूशन पूछा है वो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आपको सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है गाइस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस, इसमें से आपको माइनस करना है ईबीआईटी क्या, इसमें से आपको माइनस करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनटू करना है आपको इन्वेस्टेड कैपिटल, या फिर आप बोल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो गाइज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आफ्टर टैक्स कैसे आता है, इसका फॉर्मूला होता है गाइज ईबीआईटी, उसमें से आपको माइनस करना होता है सबसे पहले इंटरेस्ट, तो ये आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से आपको माइनस करना होता है टैक्स, उसकी आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैं इसको बोल सकता हूँ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो गाइस क्वेश्चन में अपने को डाटा क्या दिया हुआ, आपको जो इक्विटी दे रखी है वो 160 लाख रुपीस की दे रखी है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 140 लाख, और आपको जो 10% डिबेंचर दे रखे हैं, 10% डिबेंचर आपको दे रखे हैं 40 लाख। तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी होगी 700 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है कि लाइबिलिटीज साइड में करंट लाइबिलिटीज को छोड़कर सारा ऐड कर लो, या फिर असेट साइड में सारा टोटल करके करंट लाइबिलिटीज को लेस कर दो। आपके पास दो ऑप्शन है, तो मैंने सारों को ऐड कर दिया। 700 लाख रुपीज मेरे पास क्या है, इन्वेस्टेड कैपिटल है। ये डाटा मेरे पास क्वेश्चन में है। अब देखो गाइज मेरे को और क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, फाइनेंशियल लेवरेज है, और इनकम टैक्स की रेट आपको दे रखी है 30%। तो देखो गाइज आपको निकालना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और आपके पास डाटा है केवल और केवल फाइनेंशियल लेवरेज। अपन को इस केवल एक फिगर से सारा जो डाटा है वो निकालना है। फाइनेंशियल लेवरेज अपने पास कितना है 1.5 टाइम्स। आपने सीए इंटर में पढ़ा होगा गाइस ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज। तो फाइनेंशियल लिवरेज का आपने फॉर्मूला क्या देखा था, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
EBIT अपॉन EBT। EBIT अपॉन EBT ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो गाइज, अपने पास EBIT को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि आपकी EBIT कितनी है और उसमें से आप टैक्स को लेस कर लो। अगर मैं EBIT अपॉन EBT लिखूं तो मैं उसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। अब देखो गाइज, क्वेश्चन में आपको और क्या क्या डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसी के बेस पर है वो अपन ये क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। देखो गाइज, जो टैक्स की रेट आपको दे रखी है, टैक्स की रेट आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है। अर्निंग बिफोर टैक्स लिखना है ना, यहाँ पर आपको लिखना है गाइज अर्निंग बिफोर EBIT अपॉन EBT। अब मैं EBIT को इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि अगर मैं EBIT में से इंटरेस्ट को लेस कर लूं तो भी मेरा EBT आ जाता है। मेरे को यही लिखना है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो देखो गाइज, इसमें आपको डिबेंचर दे रखे हैं। जो डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं वो देखो गाइज कितने रुपए के आपको डिबेंचर दे रखे हैं। आपको जो डिबेंचर दे रखे हैं क्वेश्चन में वो दे रखे हैं 400 लाख रुपीज के। 400 लाख और उसका 10% कितना होता है, तो आपका इंटरेस्ट आ जाता है 40 लाख रुपीज का। अब देखो गाइज, इसी फॉर्मूले से अपन निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह 40 लाख रुपीज लिख दूं कि मेरे पास इंटरेस्ट कितना है 40 लाख, तो देखो गाइज इनको आपस में आप गुणा कर लो। 1.5 EBIT, 40 को 1.5 से गुणा 60 लाख रुपीज, और आपके पास EBIT कितना है आगे दे रखा है 1.5 EBIT। ये इधर आप लेकर आओगे तो आपके पास बच जाएगा 0.5 EBIT। 60 लाख को आप उधर लेकर चले जाओ और आपको EBIT निकालना है, तो EBIT आपके पास आ जाता है 0.5। जब आप डिवाइड करोगे तो 120 लाख। 120 लाख के आपके पास क्या आ गया, EBIT आ गया। अब EBIT आपके पास आ गया तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ सकता है। जो 120 लाख दिया हुआ है उसमें से आपको माइनस करना है। टैक्स की रेट देख लो आपके पास कितनी है, तो टैक्स की रेट जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो है 30%। 30%, 120 का आप 30% जब माइनस करोगे तो 30 लाख रुपीज, 36 लाख रुपीज है वो आपने टैक्स माइनस कर दिया, तो 84 लाख रुपीज आपके पास क्या बचा है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही आपको क्वेश्चन में चाहिए था। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखो कितना आ गया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 84 लाख रुपीज। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब देखो गाइस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपको निकालनी है तो देखो इसमें आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है और कॉस्ट ऑफ डेब्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसकी अपने को एक कैलकुलेशन करनी है। उसकी कैलकुलेशन देखो गाइस मैं आपको यहां पर करवा देता हूं। देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है इनटू आपके पास इक्विटी टोटल कितना है और इक्विटी प्लस डेब्ट का टोटल कितना है, प्लस आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट और इनटू करना है आपको डेब्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेब्ट। ये टोटल आपने निकालना है। अब देखो गाइज इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आपको दे रखी है 14%, तो मैंने लिख दिया गाइज 14%। इक्विटी मेरे पास कितनी है, तो क्वेश्चन में ऊपर ही ऊपर आपको इक्विटी कैपिटल दे रखी है 160। 160 की मैंने इक्विटी कैपिटल लिख दी और इक्विटी कैपिटल दे रखी है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है 140 लाख। जब आपको रिजर्व एंड सरप्लस 140 लाख रुपीस दे रखा है तो देखो गाइज इसमें अपने को है वो ऐड करने हैं कितने रुपए, इसमें आपको देखो ऐड करने हैं गाइज 160। तो आपको दे रखा है इक्विटी कैपिटल और आपको रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी इन्हीं का पार्ट है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 300 लाख रुपीस। और आपका इक्विटी प्लस डेब्ट कितना हो गया 400 करोड़ रुपए के आपके पास क्या है डिबेंचर और दे रखे हैं 700 लाख रुपए के आपके पास। कितने रुपए हैं आपके पास देख लो गाइज एक बार आप, हाँ 300 डिवाइडेड बाई, फिर देखो आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट लेना है। तो आपकी जो डिबेंचर की रेट थी वो कितनी थी 10% थी, लेकिन ये 10% आपको एज्यूम करना है कि ये प्री टैक्स है। जब आप इसमें से टैक्स की रेट माइनस करोगे, जब आप यहाँ से टैक्स की रेट माइनस करोगे 30%, तो ये बच जाएगा आपके पास 7%। तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो कितना आ गया 7% है, वो आपके पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ गया। इनटू करना है आपके पास डेप्ट है कितना 400 और आपका इक्विटी प्लस डेप्ट मिलाकर कितना है 700। इस फॉर्मूले से गाइज आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो गाइज इससे आ जाएगा आपके पास
10% है वो आपके पास वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। तो मेरे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मैंने लिख दिया 10%, इन्वेस्टेड कैपिटल मेरी कितनी है 700 लाख रुपीस। तो देखो गाइज आपका जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो यहाँ पर आ जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आपका क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा 14 लाख रुपीस। इज दैट क्लियर गाइस? आपको ये जो फॉर्मूला है वो केवल और केवल ये फॉर्मूला इसमें याद रखना है, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अगर मैं करूं तो मेरे को ईबीआईटी मिल सकता है, ये फाइनेंशियल लेवरेज है, ये फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है। इज दैट क्लियर गाइस? इससे बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, कुछ हल्का फुल्का इसमें चेंज आपको है वो दे रखा है। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 10 आपको दे रखा है कि आपके पास डेब्ट है, इक्विटी है, इन्वेस्टेड कैपिटल, और आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। जो क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपके पास होना चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपके पास होना चाहिए इक्विटी की वैल्यू, आपके पास होना चाहिए इक्विटी प्लस डेब्ट, इसके बाद में कॉस्ट ऑफ डेब्ट इनटू आपके पास होना चाहिए डेब्ट इक्विटी प्लस डेब्ट। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर पुट आउट करना है। इज दैट क्लियर गाइज? फॉर्मूला पुट आउट करने के बाद में देखो गाइज मेरे पास डाटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में। देखो मेरे पास गाइज बीटा दे रखा है 1.36, मेरे पास रिस्क फ्री रेट दे रखी है मेरे पास 8.5%, और मेरे पास जो रिस्क का प्रीमियम दे रखा है, रिस्क प्रीमियम दे रखा है ओवर रिस्क फ्री रेट, मतलब ये केवल और केवल प्रीमियम है, ध्यान रखना। तो आपका जो प्रीमियम दे रखा है वो कितना है 9%। अब देखो गाइज इस डेटा से आप क्या निकाल सकते हो, आपने CAPM अप्रोच पढ़ी होगी जिसका फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा इंटू मार्केट प्रीमियम, मार्केट का रिस्क प्रीमियम है वो कितना है। तो आपके पास रिस्क फ्री रेट दे रखी है 8.5%, बीटा आपके पास कितना है 1.36, और मार्केट का रिस्क प्रीमियम है वो आपके पास है 9%। तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आपका इस फॉर्मूले से आ जाएगा, इस फॉर्मूले से जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, ये आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेना गाइस, इस फॉर्मूले से जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 20.74% है वो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। इज दैट क्लियर गाइस? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 20.74%। इज दैट क्लियर गाइस? अब आपको देखो क्वेश्चन में इक्विटी और इनकी वैल्यू दे रखी है, इक्विटी की वैल्यू देखो आप कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ऊपर ही ऊपर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आपको दे रखी है 125। आप देख लेना कि क्वेश्चन के अंदर आपको इक्विटी दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस 125, और आपको डेप्ट दे रखा है 40 लाख। तो यहाँ पर 125 प्लस 40 तो ये आ जाएगा 165, तो यहाँ पर मैंने 165 लिख दिया, प्लस आपके पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितनी है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट देखो गाइस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर, जो डेप्ट है वो रेट आपको कितनी दे रखी है 11%, ये आपको 11% दे रखी है, लेकिन आपको ये दे रखी है प्री टैक्स, और आपके टैक्स की रेट देखो गाइस इसमें कितनी दे रखी है 30% आपको टैक्स की रेट दे रखी है। तो जब आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालोगे तो 11% तो है ही आपके पास, 1 माइनस टैक्स की रेट माइनस कर देना, टैक्स की रेट आपको दे रखी है यहाँ पर 30% या 0.30, आप सीधा माइनस कर सकते हो। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो आ जाएगा 7.70, और आपके पास डेप्ट कितना था 40 लाख, इक्विटी प्लस डेप्ट का टोटल कितना था 165 लाख। इज दैट क्लियर गाइस? तो आपके पास जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी वो आ जाएगी 70.58%। इज दैट क्लियर गाइस? सिंपल फॉर्मूला था। इसके बाद में क्वेश्चन में गाइस आपको सेकंड फॉर्मूला पूछा है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में पूछा है कि आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब कितनी होगी।
वेटेड एवरेज नहीं, सॉरी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो आपका कितना होगा, उसका फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माइनस करना है आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल वो कितनी है। तो इन्वेस्टेड कैपिटल तो गाइस मेरे पास 1.165 लाख रुपीज है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी कितनी है, तो मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी आपने कैलकुलेट की है 17.58%। अब मेरे को जो कैलकुलेट करना है वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप कैसे निकालोगे, तो देखो गाइस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में जो डाटा आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है, जो फर्स्ट लाइन आपको दे रखी है क्वेश्चन नंबर 10 की, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 25 लाख रुपीस का। क्या मैं इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें डिवाइड करूं 1 माइनस टैक्स की रेट मेरी कितनी है 0.30, तो इसको मैं बना सकता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो देखो गाइज ये जो मेरा फिगर आता है, आपको क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ये जो मेरा फिगर आएगा वो अप्रोक्स आएगा 35,71,429। ये मेरा अप्रोक्सीमेट जो फिगर है वो मेरे पास आ जाता है। इज दैट क्लियर गाइस। अब देखो गाइस अपने को चाहिए क्या, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप ईबीआईटी लिखते हो, उसमें से माइनस करते हो इंटरेस्ट, ये आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से मैं माइनस करता हूँ टैक्स, और आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको ये दिया हुआ था गाइस 25 लाख रुपीज। इससे आप यहाँ पर आए। अब इसमें आपको एक चीज और ऐड करनी है, आपका जो इंटरेस्ट कितना है, आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा हुआ, तो आपका जो डिबेंचर है वो कितना है 40 लाख का, और आपके पास टैक्स की रेट कितनी है, टैक्स की रेट आपको दे रखी है यहाँ पर 30%। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, डिबेंचर की रेट कितनी थी 10% थी ना, वहां पर डिबेंचर की रेट थी 11%। तो आपका इंटरेस्ट है, इसमें ऐड करना है आपको 4,40,000। 40 लाख का मैंने 11% किया, 11% करते मेरे पास 4,40,000 आ गए। तो मेरी जो ईबीआईटी है, ईबीआईटी का फिगर मेरे पास कितना आ गया गाइस, ईबीआईटी का फिगर है वो मेरे पास आ जाता है 40,70,11,429। अब मेरे पास ईबीआईटी आ गया, लेकिन मेरे से क्वेश्चन में चाहिए क्या, मेरे को चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए तो मेरे को एक फॉर्मूला और लगाना है, 1 माइनस टैक्स की रेट कितनी है 0.30। अगर मैं इसमें से 30% टैक्स माइनस कर लेता हूँ, 30% में अगर इसमें से टैक्स माइनस करता हूँ तो देखो गाइज जो मेरा वैल्यू जो आता है वो आता है 28,08,000 नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये फिगर है मुझे यहाँ पुट आउट करना है 28,08,000 रुपीज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मेरी इन्वेस्टेड कैपिटल। इज दैट क्लियर गाइस। तो आपका जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल यहाँ पर 92,700 रुपए, और वो भी माइनस में आएंगे, आप कैलकुलेट करके निकाल देना, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर गाइस। थैंक यू, आगे अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। देखो गाइस अपन ने 9 और 10 क्वेश्चन किए थे, आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 है उसके बारे में बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है कि टेंडर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने नेट प्रॉफिट कमाया है 15 लाख। 15 लाख का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है गाइस सबसे पहले नेट प्रॉफिट, या मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 लाख रुपीज आपको दिए हुए। ये आफ्टर टैक्स है, आप इसको बिफोर टैक्स में है वो कन्वर्ट कर सकते हो। टैक्स की रेट आपको 0.30 दी हुई है। इसके बाद में गाइस देखो जो इंटरेस्ट है, जो आपको इंटरेस्ट दिया गया है वो दिया गया है 10 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर गाइस। और इन्वेस्टेड कैपिटल है आपके 95 लाख, जिसमें से 55% डेब्ट है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है आपको 13%। सबसे पहले जो क्वेश्चन में पॉइंट आपसे पूछा गया है वो है ऑपरेटिंग इनकम।
देखो गाइज, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है ईबीआईटी, कि आपका जो ईबीआईटी है वो कितना है। तो ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए आपको ईबीआईटी निकालना है, तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आप निकालोगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 0.70, तो ये आपके पास फिगर आएगा 21,42,857। ये तो है आपका क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर इसमें आप इंटरेस्ट ऐड कर दो, यहाँ पर मैं इंटरेस्ट अगर ऐड कर दूं 10 लाख रुपीस का, तो ये मेरे पास आ जाएगा 31,42,857। इसको मैं क्या बोलूंगा गाइज, ये मेरा क्या है, ईबीआईटी आपको आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सेकेंड कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो क्या होगा। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए आपको फॉर्मूला पता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करना है आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू आपकी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो आपके पास कितनी है। तो देखो गाइज, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट ये दिया हुआ है आपको, अपन ने ईबीआईटी निकाला है इतना, 31,42,857, और टैक्स की रेट आपके पास कितनी है, 0.30। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 13%, और आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है, 95 लाख रुपीज। इसको 0.70 से मल्टीप्लाई करवा लो और माइनस कर लो, आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो आपके पास आ जाएगा 9,65,000 रुपए, 9,61,000। ये आपका आंसर आ गया। सी पॉइंट देखो गाइस, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि आपके पास जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो कितने हैं, 6 लाख रुपीज आपको आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे रखे हैं। तो आपको मतलब डिविडेंड है वो कितना रुपए आप डिविडेंड दोगे। तो देखो गाइज, आपका कि कंपनी को किसी प्रकार का लॉस ना हो, तो आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है। अगर इसमें मैं डिवाइड दूं किसका, आपके पास नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, तो पर शेयर जो मेरा डिविडेंड आएगा 1.6083, ये रुपीज में, ये आपका थर्ड का आंसर आ गया। फर्स्ट ऑपरेटिंग इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और थर्ड आपसे पूछा गया है कि लॉस में ना जाए इसलिए आपको डिविडेंड देना है। तो आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये है के पास नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 6 लाख रुपीज है, तो 1.6083। इसके बाद गाइज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत इजी दे रखा है। देखो आपको तीन कंपनीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल। मैं आपको ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल है, तीनों में से केवल एक का डाटा है वो कंप्लीट कराऊंगा, वो है ऑरेंज। दो का डाटा आप कंप्लीटली खुद कर लेना। देखो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पूछा है वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए गाइज आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपको निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी भाग इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट, ये आप फॉर्मूला पुट आउट करते हो। अब देखो गाइज, ऑरेंज में आपको, ऑरेंज जो कंपनी दे रखी है उसमें आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है 26%। इज दैट क्लियर गाइज। इनटू आपको टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपीज, और डेप्ट और एसेट्स रेशियो आपको दे रखा है 0.8। डेप्ट आपका कितना है, 0.8 दे रखा है, तो इक्विटी कितनी हो गई 0.20, और ये टोटल कितना आ जाएगा 1। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि इसमें 1 का भाग दूं तो 0.20 आएगा, प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट देखो आपके पास कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो आपको दे रखा है 16%। तो 16% आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, लेकिन ये प्री टैक्स है तो इसमें से आपको टैक्स की रेट माइनस करनी पड़ेगी। टैक्स की रेट देखो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 35%, ये मैंने 0.35 माइनस कर दिया। डेप्ट मेरे पास कितना है, जब इक्विटी मेरे पास कितनी है 0.20, तो डेप्ट आपके पास दे रखा है 0.80। इज दैट क्लियर गाइस। तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी आ जाएगी। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे
13.52% है, वो आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिसमैच नहीं होगी, एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसी प्रकार से इसी पॉइंट में आपसे सेकंड और क्वेश्चन पूछा है। एक सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है गाइस कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो कितना होगा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है गाइस, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता है 13.52% आई थी। आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल आपको दे रखी है, देखो गाइस इन्वेस्टेड कैपिटल मेरे पास कितना है 1 लाख रुपीज, और मेरे को चाहिए क्या, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपके पास ईबीआईटी देखो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इस क्वेश्चन में आपको ईबीआईटी दे रखी है, ऑपरेटिंग इनकम कितनी दे रखी है 25,000 रुपीज। तो इस डाटा से आप आराम से निकाल सकते हो। ईवीए आपको निकालना है, तो ईवीए के लिए आप सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या, ईबीआईटी लिखोगे, ईबीआईटी कितनी है आपके पास 25,000, टैक्स की रेट कितनी है 0.35 है, माइनस करना है आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 13.52% है, इन्वेस्टेड कैपिटल आपकी कितनी है 1 लाख रुपीज है। इज दैट क्लियर गाइज? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये जब आप सिंपल कैलकुलेट करोगे तो इसमें आपका जो आंसर है वो आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। ऑरेंज का जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाएगा वो आ जाएगा 2730। अब आपको पूछा गया है कि कौन सी कंपनी है वो बेस्ट मानी जाएगी, तो आपको पूछा है तीनों कंपनियां ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल। ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल, तो आप जब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड देखोगे तो जो ऑरेंज है उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो सबसे हाईएस्ट है, तो यही क्या है आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। जिस कंपनी का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हाईएस्ट होता है, जिस प्रोडक्ट का, वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। इज दैट क्लियर गाइज? इसी में आपको एक थर्ड क्वेश्चन और पूछा है, इसी में देखो गाइज आपको थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको स्टॉक प्राइस निकालनी है गाइस, कि एक शेयर की जो प्राइस है वो कितनी है। तो देखो गाइस शेयर की प्राइस निकालने के लिए आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है कि सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन में ईबीआईटी कितनी दे रखी थी, ऑरेंज की आपको दे रखी थी ईबीआईटी 25,000। इसके बाद में आपको डेप्ट दे रखा, आपको लेस करना है क्या इसमें से इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में किस पर लगाऊं, मेरे पास 18,000 रुपीज का क्या था, डेप्ट था, और मेरे पास उसकी रेट कितनी थी, आपको डेप्ट की रेट देखो गाइस क्वेश्चन में आपको डेप्ट की रेट दे रखी है 16%। जब इसका आप 16% निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 12,800 रुपए। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके आ जाएगा 12,200। इसमें से आपको माइनस करना है 35% टैक्स की रेट। टैक्स की रेट जब आप 35% माइनस करोगे 4270, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा आपके पास 7,930 रुपए 7,930, या इसको बोल सकता हूँ मैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इज दैट क्लियर गाइज? प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं, अदरवाइज अपन प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर माइनस कर देते। अब देखो गाइज अपने पास जो नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने दे रखे हैं 6100। अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करूं, इसको मैं इससे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर देखो गाइज आपके पास कितना आ जाएगा 1.30। अब 1.30 है और आपको पीई रेशियो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पीई रेशियो देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है गाइज, हाँ इंडस्ट्री का पीई रेशियो दे रखा है 11 टाइम्स। अगर मैं इसको पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करवा दूं, इज दैट क्लियर गाइस? 11 टाइम्स आपको दे रखा है। इन दोनों को जब आप गुणा करोगे तो इसकी जो शेयर की प्राइस है वो देखो गाइस कितनी आ जाएगी आपके पास, आप मल्टीप्लाई करवा लेना। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टाइम लग जाएगा। 14.30 रुपए ये आपकी क्या है, एक शेयर की क्या है आज की प्राइस आपको दे रखी है। इज दैट क्लियर गाइस? शेयर प्राइस आपको निकालनी है। और इसमें आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन और पूछा है। तो आप बताओ गाइस जब आपके एक शेयर की आपको प्राइस दे रखी है, जब आपको एक शेयर की प्राइस दे रखी है 14.30 और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने हैं
6100। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा गाइस, आपके पास आ जाएगा कि आज की डेट में आपकी मार्केट की वैल्यू क्या है, जिसको आप बोलते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके पास आ जाएगा 87,230। इज दैट क्लियर गाइस? अपन इससे आगे ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपन, बिजनेस वैल्यूएशन। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 आपको एकदम इजी दे रखा है। डेल्टा लिमिटेड है, आपको नेट इनकम दे रखी है इसकी 15 लाख, मार्जिनल टैक्स रेट दे रखी है 40%, और आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है 15 लाख रुपीज। कंपनी के पास 1 करोड़ की इन्वेस्टेड कैपिटल है, 60% उसमें से क्या है, डेप्ट दे रखा है आपको, और उनको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेंटेन करनी है कितनी, 12.6%, और आपको ऑपरेटिंग इनकम और ईबीआईटी पूछिए। तो देखो गाइस, क्वेश्चन में आपको दे रखा है नेट इनकम। नेट इनकम आपको दे रखी है 15 लाख रुपीज। नेट इनकम का मतलब होता है गाइस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ईबीआईटी। अगर मैं इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करूं, तो इसमें मैं डिवाइड दूंगा किसका, टैक्स रेट। मेरे पास टैक्स की रेट कितनी है गाइस, टैक्स की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 40%, 1 माइनस 0.40। तो देखो गाइज, आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो कितना आ गया आपके पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो अपने को दिया हुआ था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास आ जाएगा 25 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर गाइस? 25 लाख रुपीज आपके पास आ गया। अब देखो ईबीआईटी आपको निकालना है, तो इसमें आपको ऐड क्या करना पड़ेगा गाइस, इसमें आपको इंटरेस्ट और ऐड करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट देख लो गाइस, कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, आपको डेप्ट दे रखा था, उस पर आपको इंटरेस्ट और निकालना है। तो इंटरेस्ट आपको साफ साफ दिया हुआ है, कितने रुपए, 15 लाख रुपीज। तो आपके पास 40 लाख रुपीज क्या आ गया गाइस, आपके पास 40 लाख आ गया ऑपरेटिंग इनकम, ईबीआईटी जिसको आप बोलते हो। इज दैट क्लियर गाइस? क्वेश्चन में आपसे ये तो आपको फर्स्ट पूछा गया था। सेकंड आपसे देखो क्या पूछा गया है, सेकंड में आपको निकालना है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिड के लिए सबसे पहले आपको लिखना है ईबीआईटी आपके पास कितनी है, 40 लाख ईबीआईटी, और टैक्स की रेट आपके पास कितनी है, 0.40। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास कितनी है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दी हुई है 12.6%, और इन्वेस्टेड कैपिटल आपके पास कितनी है, 1 करोड़ रुपए है वो आपके पास इन्वेस्टेड कैपिटल है। तो आपके पास ये आ जाएगा 11,40,000। 11,40,000 आपका इकोनॉमिक वैल्यू आ जाएगा। अब देखो गाइस, इसमें आपको एक दो क्वेश्चन और पूछा गया है, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड आप ध्यान से देखना, इसका आपको एमसीक्यू वगैरह है वो पूछा जा सकता है। ये बोल रहा है कि इनके पास जो इक्विटी शेयर्स है 2.5 लाख है, वो इनके पास इक्विटी शेयर्स है वो आउटस्टैंडिंग है, और अकॉर्डिंग टू ईवीए हाउ मच डेल्टा पे डिविडेंड पर शेयर। तो इनको डेल्टा पर शेयर मतलब डिविडेंड कितना पे करना चाहिए। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 250। अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो मेरा डिविडेंड पर शेयर जो मेरे को शेयर होल्डर को चुकाना चाहिए, तो डिविडेंड मेरा पर शेयर आ जाएगा कितने रुपए, ये आप सिंपली कैलकुलेट करते जाना, 4.56 रुपीज, ये मेरा डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। अब देखो गाइस, इसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंपल सा, if delta does not pay any dividend what would you expect to happen to the value of company। अगर ये डिविडेंड जो है अगर मैं शेयर होल्डर को नहीं चुकाऊं, नॉट पेड, तो सीधी सी बात है कि अगर मैं ये डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं चुकाऊंगा तो ये कंपनी में पैसा यूज आएगा। जब कंपनी में पैसा यूज आएगा, बिजनेस में ही इस पैसे को मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मेरी कंपनी की क्या होगी गाइस, ग्रोथ। और कंपनी का जो वैल्यूएशन है, इसके कारण वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मेरी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी गाइस, क्योंकि डिविडेंड यहीं पर है, शेयर होल्डर को मैं दे नहीं रहा हूं,
तो वो पैसा बिजनेस में यूज होगा, उस पैसे से आगे इन्वेस्टमेंट होंगे, इन्वेस्टमेंट से आगे क्या होगा, ग्रोथ, ग्रोथ से क्या होगी, आपकी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर गाइज? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपको मैं करवाने जा रहा हूँ अब। 14 क्वेश्चन है वो गाइज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से उस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन 14 को आप ध्यान से देखना गाइज। देखो क्वेश्चन 40 में आपको एक्स वाई जेड कंपनी दे रखी है, इनकम दे रखी है, ईबीटी दे रखा है, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, और आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, और आपको निकालना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए आपको ये सिंपल फॉर्मूला लगाना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल की। सबसे पहले गाइस अपन कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल अगर आपको बैलेंस शीट दे रखी है तो आपके पास दो तरीके हैं निकालने के लिए। या तो आप क्या करो, लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज को छोड़कर सब कुछ ऐड कर लो। लाइबिलिटी साइड में देखो मेरे पास इक्विटी दे रखा है 100 मिलियंस में ही है सारे अमाउंट, इक्विटी दे रखा है 100, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 325, और आपके पास जो लोन दे रखा है आपको वो दे रखा है 180 का। या तो मैं इन सबको ऐड कर लूं, करंट लाइबिलिटीज मेरे को ऐड नहीं करनी है, या फिर असेट साइड में देखो आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे रखा है, करंट असेट्स दे रखी है। तो असेट साइड का टोटल कितना है 785, उसमें से अगर मैं माइनस कर लूं करंट लाइबिलिटीज 180, आपके पास दो ऑप्शन है निकालने के लिए, दोनों ऑप्शन इसमें आप यूज कर सकते हो। जब आप दोनों ऑप्शन इसमें यूज करोगे तो आपके पास जो इन्वेस्टेड कैपिटल है गाइस, इन्वेस्टेड कैपिटल आपके पास आ जाएगी 605, और यहाँ पर भी आ जाएगा 605। तो अपन ने एक कैलकुलेशन कर ली, आपके पास इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है गाइस 605। इज दैट क्लियर? आपको क्वेश्चन के लास्ट में देखो गाइस एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है। क्वेश्चन के सबसे लास्ट में है ना, आपको लास्ट पॉइंट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे रखा है 12% की रेट से। तो आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट लिख दिया 12%। इज दैट क्लियर गाइस? अब देखो क्वेश्चन में आपको ईबीआईटी दे रखी है, क्वेश्चन में जो आपको ईबीआईटी दे रखा है कितने रुपए, ईबीआईटी आपको दे रखा है 180। 180 में से आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है टैक्स कितने परसेंट की रेट से 35%। 35% जब आप टैक्स माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 63, और आपके पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा 117। तो ये 117 आप यहाँ लिख दो, आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो एकदम इजीली आ जाएगा 44.40 रुपीज। इज दैट क्लियर गाइज? आपने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पूछा था, आपने इस प्रकार की कैलकुलेशन करके इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो निकाल दिया। अब देखो गाइस क्वेश्चन में एक चीज आपसे और पूछी गई है, क्वेश्चन में एक चीज आपसे और पूछी गई है, ये इसमें आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो कि मार्केट वैल्यू एडेड कितनी है, कि मार्केट से वैल्यू कितनी अपने को मिली, कितनी वैल्यू और एक्स्ट्रा ऐड हो गई। तो देखो गाइस क्वेश्चन में आपको लास्ट में दे रखी कि एक स्टॉक की प्राइस कितनी है 50। जब आपके पास एक स्टॉक की प्राइस आपको दे रखी है 50, और आपके पास जो शेयर्स दे रखे हैं वो कितने हैं 10 मिलियन। देखो गाइस आपके पास जो इक्विटी शेयर है वो कितने हैं 10 मिलियन। 10 मिलियन आपको इक्विटी शेयर दे रखे हैं, और मेरी बुक वैल्यू कितनी है एक शेयर की 10 रुपए। इसका मतलब 100 रुपए तो मेरे पास यहाँ पर है। रिजर्व एंड सरप्लस ये भी इक्विटी का पार्ट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास कितना है 325। तो अगर मैं 325 यहाँ लिखूं तो 425 ये मेरा क्या है इक्विटी की वैल्यू है। आज की डेट में मेरे इक्विटी की वैल्यू कितनी है 425, और मेरे पास मार्केट की वैल्यू कितनी है, मार्केट की वैल्यू दे रखी है कि एक शेयर की प्राइस आपको दे रखी है 50, और आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 10 मिलियन। 10 मिलियन आपके पास, तो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कितनी होगी 500 मिलियन, ये सारे डॉलर में है। तो देखो गाइज मार्केट में वैल्यू एड कितनी हुई 75। तो वैल्यू एडेड आपको लिखना है, यही आपसे पूछा गया था कि वैल्यू एडेड कितनी हो गई 75 मिलियन। इज दैट क्लियर गाइज? 14 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, 15 और 16 में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू गाइज।
हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा सीए फाइनल ए फ्रॉम बिजनेस वैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 16। 15 अपन इसके बाद करेंगे। देखो गाइस, 16 नंबर क्वेश्चन में आपको देखा है कांस्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एक हाईटेक प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसकी डिमांड बहुत हाई है और प्रोडक्ट की एक पेटेंट है करवाया हुआ है जिसकी मार्केट वैल्यू है 100 करोड़। तो मैंने पेटेंट राइट की मार्केट वैल्यू लिख दी 100 करोड़ रुपीज, जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। नेटवर्थ आपको दे रखी है 200 करोड़, तो वो भी मैंने लिख दी। लॉन्ग टर्म डेप्ट आपको दिया हुआ है 400 करोड़, लॉन्ग टर्म डेप्ट मैंने लिख दिया। टोटल आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है गाइज? इन्वेस्टेड कैपिटल आपकी कितनी है? 700 करोड़ रुपीस। इसके बाद में देखो गाइज, प्रोडक्ट ने रेवेन्यू जनरेट किया 84 करोड़। तो 84 करोड़ जो है वो आपके लिए क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है, ये एज्यूम करना होगा। और आपको बॉन्ड की रेट दे रखी है कितनी गाइज? 10%। ये आप एज्यूम करना है आफ्टर टैक्स है। मार्केट पोर्टफोलियो ने जनरेट किया है 12% इक्विटी, 12% पर एनम। तो मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है 12% पर एनम और आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है। देखो गाइज, इन्वेस्टेड कैपिटल आपने लिख दिया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका जो वर्किंग नोट है वो अपने पास ये रहा। ये वर्किंग नोट आप यहाँ दे सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 1। इसका फॉर्मूला लगता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट, डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट। देखो गाइस, 12% अपने पास की थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी अपने पास कितनी है? पेटेंट और नेटवर्क, ये किसका पार्ट होता है? इक्विटी। तो 100 और 200 300 करोड़ और 100 में आ जाएगा नीचे अपन में 700 करोड़। कॉस्ट ऑफ डेप्ट अपने पास है 10 और 400 अपॉन 700। 400 मैंने कहां से लिए? लॉन्ग टर्म डेप्ट आपकी वैल्यू कितनी है? तो मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 10.805। 10.85 ये मेरे पास आ गया। तो मेरे पास इकोनॉमिक वैल्यू एडिट कितना आ जाएगा? 8.05 करोड़। इज दैट क्लियर गाइस? केवल और केवल आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट करना था। इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन देखो गाइस। 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको एकदम इजी दे रखा है। 15 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि हर्बल ज्ञान एक कंपनी दे रखी है आपको और उसने 12 लाख आफ्टर टैक्स उसकी कुछ अर्निंग्स आपको दे रखी है। 12 लाख आपको अर्निंग दे रखी है, इसका मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कितने दिया हुआ है? 12 लाख। ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करना आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल। इसके बाद में आपको गाइस दे रखा है कि 40 लाख उनके पास क्या है? पेटेंट राइट। तो मेरे पास पेटेंट राइट कितना है? 40 लाख रुपीस का पेटेंट राइट है। इसके बाद में जो मेरी असेट्स है जो वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड है, तो मेरे पास असेट्स है कुछ, वो कितनी है? 20 लाख रुपीस की है। मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कितने रुपीस का है गाइस? 80 लाख रुपीस का है। तो मेरे पास इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी होगी? 140 लाख। ये मेरा टोटल है किसका? इन्वेस्टेड कैपिटल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 140 लाख रुपीस। इज दैट क्लियर गाइस? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे को दिया हुआ है 15%। 140 का 15% होता है 21 लाख रुपीस और 12 लाख इसमें से आप माइनस करोगे तो आपके पास नेगेटिव में आएंगे कितने रुपए? माइनस के 9 लाख। तो माइनस के 9 लाख रुपीस आपके पास नेगेटिव में आ रहे हैं। ये आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। थैंक यू गाइज।